So good morning everyone and welcome to the final day of our online training module. And starting today are the two sessions on the basin wise assessment of water resources. आप लोग हैं वहाँ पे? प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. आई कैन नॉट सी एनीवन. ठीक है. So the morning two sessions will be on the topic of basin wise assessment of water resources, and for delivering these sessions we have with us Shri Tarun Singh ji, who is Deputy Director in Basin Planning Directorate of BPMO CWC Headquarters, New Delhi. Shri Tarun Singh is the Central Water Engineering Service Officer of 2017 batch, and he joined CWC in the year 2019 as Assistant Director, initially posted in the CMC and P&M Directorate under CMO. And since 2020, Shri Tarun Singh ji is there as in Basin Planning 1 Directorate of BPMO, initially as Assistant Director and now currently in the position of Deputy Director. So with this brief introduction, I welcome Shri Tarun Singh ji to this training program and I request him to take this session. Over to you, Tarun. Are you there? Thank you, sir. Thank you for the Okay. introduction. And warm welcome to everyone present here, all the junior engineers in this MCTV program. So I will be taking two sessions on basin-wise assessment of water resources of India. So I'll share the PPT with you right away. Okay, so we are going to study about the assessment of water resource of India today. तो असेसमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया में सबसे पहले हमें देखना है कि हम एक असेसमेंट करना है. असेसमेंट मतलब वी हैव टू एस्टिमेट और असेस द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. तो पहला हमारा जो एम होना चाहिए, द फर्स्ट एम that we should have is to see what are the water resources and how they are distributed in a water cycle. मेरा कहने का मतलब है कि वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो हम उसको असेस करने जा रहे हैं, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर रिसोर्सेज किस किस फॉर्म में अवेलेबल हैं हमारे पास इन इन्वायरमेंट. तो पहले हम थोड़ा बेसिक जानेंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में. ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है वाटर साइकिल का. सो यू कैन सी वाटर कैन टेक any of the form here. It can be in the form of precipitation, it can be in the form of transpiration, evaporation, gaseous form. It can be a surface flow or river discharge or infiltration. So this is a complete cycle, water cycle. So water resources start from one form and they keep on changing their form from one phase to another. तो अगर हम असेसमेंट करना चाहते हैं वाटर रिसोर्सेज की, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम पहले प्रेसिपिटेशन के असेसमेंट के बारे में जानें. फिर प्रेसिपिटेशन के बाद जब रेनफॉल सरफेस से इंटरेक्ट करती है तो कुछ पार्ट इन्फिल्ट्रेट हो जाता है ग्राउंड वाटर में, उसके बारे में जानें. उसको कैसे हम एस्टिमेट करेंगे. इसके बाद कुछ पार्ट इवेपो ट्रांसपिरेशन में चला जाता है, तो हम ये भी जानेंगे कि इवेपो ट्रांसपिरेशन को कैसे असेस किया जाता है. फोर्थ इज रिवर डिस्चार्ज विच वी जनरली सी एट द टर्मिनल साइट्स ऑफ CWC. तो इसका असेसमेंट तो CWC ही करता है, तो ये तो पता ही है हमको. बाकी के बारे में हम अब जानना शुरू करेंगे. तो one by one we will take these water resources, what form they take, how is the data available, और ये सब चीजें हम एक एक करके देखेंगे. तो फर्स्ट पार्ट है प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन जो है इट इंक्लूड्स रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल, फ्रॉस्ट एंड ड्यू. मतलब प्रेसिपिटेशन इज अ सम ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल प्लस other form of this hail, frost and dew and all these things. प्रेसिपिटेशन जो है वो इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून है, जिसको हम पॉपुलरली मानसून कहते हैं. वो प्रिंसिपल रेनी सीजन है इंडिया के, जिसमें लगभग 75% ऑफ द एनुअल रेनफॉल इज रिसीव्ड. और इस प्रेसिपिटेशन का जो असेसमेंट है या जो एस्टिमेशन है वो मेनली
और एक ऑर्गेनाइजेशन करती है IMD। सो IMD जो है वो इस रेनफॉल को मतलब उसका डेटा हमें प्रोवाइड कराती है, उनके गेजेस और भी उनके प्रोडक्ट्स है उसके थ्रू। तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन है वो पूरे इंडिया में किस तरह से स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप देखेंगे कि कुछ पार्ट जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है या वेस्टर्न घाट्स के एरिया है, वहाँ पे बहुत हाई प्रेसिपिटेशन है, अराउंड 9,000 mm और के अराउंड मैक्सिमम पॉइंट पे। और इसके बाद आप राजस्थान या ऊपर लद्दाख की साइड देखेंगे तो यहाँ बहुत लो प्रेसिपिटेशन है। सो दिस प्रेसिपिटेशन इज नॉट evenly distributed, it is highly skewed. Some areas receive very high rainfall, some receive very scanty rain। तो इन दो मैप्स के थ्रू हमने ये जाना कि रेनफॉल का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन। टेम्पोरल मीन्स विद टाइम। सो यू कैन सी, जो मैंने पहले भी बताया था कि 75% रेनफॉल अराउंड वो हमारी मानसून सीजन में हमको मिलती है, जैसे जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, कुछ एरियाज में अक्टूबर तक। तो द रेनफॉल इज स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड एज वेल एज टेम्पोरली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं है कि सब जगह यूनिफॉर्म रेनफॉल है और सब जगह एक ही टाइम पे रेनफॉल हमें मिलती है। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न है। अब ये डेटा हमको कैसे मिला? तो IMD जो है उसके कुछ रेन गेजेस हैं। तो ये मैप IMD के रेन गेजेस की लोकेशन बताता है कि किस पूरे इंडिया में किस तरह से IMD के रेन गेजेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इफ यू लुक क्लोजली तो इनका कुछ इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखेगा आपको। जैसे तीन इसमें एरियाज मार्क हैं, A, B एंड C। सो यू विल सी कि A में बहुत डेंस है और C में थोड़ा कम डेंस है उसके मुकाबले। और आज सेंट्रल इंडिया में देखेंगे, मध्य प्रदेश की साइड, तो वहाँ तो बहुत मतलब स्कैटर्ड हैं रेन गेजेस, एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऊपर लद्दाख और जम्मू J&K की साइड तो बहुत ही कम मतलब अवेलेबल है रेन गेजेस। सो अगर हमें प्रेसिपिटेशन का असेसमेंट करना है, हमें एस्टिमेट करना है प्रेसिपिटेशन कितनी है, किस एरिया में कितनी है, तो इसका बेटर वर्जन जो है IMD ने दिया है वो है ग्रिडेड रेनफॉल। तो ग्रिडेड रेनफॉल में क्या होता है कि इंडिया को 27 किलोमीटर बाय 27 किलोमीटर की ग्रिड्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप ये ब्लैक पिक्चर देख सकते हैं। इस ब्लैक पिक्चर में एक ग्रिड, एक ऐसे स्क्वायर है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 27 किलोमीटर बाय 27 किलोमीटर। वन वैल्यू फॉर दिस 27 इंटू 27 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। तो हर एक पिक्सल में देर आर 365 वैल्यूज। उसके राइट साइड में आप देख सकते हैं, इस साइड यहाँ पे 365 वैल्यूज है। तो डेली रेनफॉल इसमें एक पिक्सल में 365 वैल्यूज है और ये पिक्सल्स पूरी इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो एज कंपेयर टू दिस वन विच इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, द IMD हैज, उन्होंने कुछ अपने एल्गोरिथम और उसके थ्रू, कैलकुलेशंस के थ्रू हमें एक ग्रिडेड डेटा प्रोवाइड किया गया कराया है, जो कि पूरे इंडिया को कवर करता है। तो अगर हमको किसी पर्टिकुलर एरिया की रेनफॉल चाहिए तो हम उतने एरिया के पिक्सल लेके एक असेसमेंट कर सकते हैं कि भाई इस एरिया में कितनी मैक्सिमम रेनफॉल है, कितना एवरेज रेनफॉल है और रेनफॉल का क्या वेरिएशन है। तो ये डेटा जो है वो 1901 से लेके और 2025 तक उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ये हमारे वाटर साइकिल का फर्स्ट एस्टिमेशन, दैट इज प्रेसिपिटेशन। हमने जाना कि प्रेसिपिटेशन किस तरह से असेस की जाती है। ये ग्राफ पूरे इंडिया का है। तो इसमें आप देख सकते हैं 1985 से लेके और 2022-23 तक का वेरिएशन आप देख सकते हैं रेनफॉल का पूरे इंडिया का। तो एवरेज रेनफॉल जो है इंडिया की वो समवेयर अराउंड 3729 BCM है। ये भी हमारी इसी जो स्टडी हुई थी उसी का पार्ट है। तो रेनफॉल का वेरिएशन आप देख सकते हैं ईयरली, ये वाटर ईयर में है। तो हमने फर्स्ट जो कंपोनेंट था दैट इज प्रेसिपिटेशन,
उसका हमने स्पेशल वेरिएशन देखा, टेम्पोरल वेरिएशन देखा, हमने कौन सा प्रोडक्ट है वो देखा, और कैसे उसका असेसमेंट करते हैं वो भी देखा, और एवरेज वैल्यू भी देखी पूरी कंट्री के लिए। और सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो था प्रेसिपिटेशन, सेकंड इज इवेपोट्रांसपिरेशन. So evapotranspiration is a process through which a liquid changes to the gaseous state at free surface below the boiling point through transfer of heat energy. So evapotranspiration basically combines two terms. First is evaporation, another one is transpiration. तो ट्रांसपिरेशन जो है वो लिविंग प्लांट से होता है. ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर लीव्स द बॉडी ऑफ अ लिविंग प्लांट एंड रीचेज द एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर. तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपने मतलब ग्रोथ के लिए जो रूट्स के थ्रू सॉइल से जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट फाइनल होता है, यूज करने के बाद कुछ वाटर को कंज्यूम करेंगे और फाइनली जो बाय प्रोडक्ट है वो इवेपोर ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो रिलीज कर देंगे एटमॉस्फेयर में. तो ये एक ट्रांसपिरेशन हो गया. और जो वाटर बॉडीज हैं उनमें उससे उनसे होता है डायरेक्ट इवेपोरेशन. सो इवेपोट्रांसपिरेशन इज द सम टोटल ऑफ इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन. ये भी जो हमारे वाटर रिसोर्स है उसका एक पार्ट है. कैसे ये हमें एक तरीके से कंजम्पटिव यूज देता है कि प्लांट ने अपनी ग्रोथ के लिए कितना पानी कंज्यूम किया बेसिकली. सो while transpiration takes place, the land area in which plants stand also lose moisture by evaporation of water from soil and water bodies. तो इस तरह से हम वाटर साइकिल में सेकेंड पार्ट में आए जिसको हम इवेपोट्रांसपिरेशन कहते हैं. ये भी एक ग्रिडेड ग्राफ है. इस ग्राफ में एक पिक्सल की वैल्यू है 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर. तो ये भी अभी आगे आपको बताएंगे कि ये कैसे डाउनलोड होता है डाटा और कहाँ ये अवेलेबल है. तो पूरे इंडिया का आप मैप देख सकते हैं. इसमें हर पिक्सल में एक इवेपोरेशन की वैल्यू है में. तो जो रेड एरियाज हैं जैसे कि आप इधर गुजरात की साइड देखेंगे तो यहाँ पे वाटर बॉडीज हैं, तो यहाँ पे इवेपोट्रांसपिरेशन की वैल्यू हाई है. ऐसे ही आप जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है जहाँ पे ट्रीज हैं बहुत सारे, वहाँ भी इवेपोट्रांसपिरेशन की वैल्यू हाई है. और ये जो हिमालय की बेल्ट आप देखेंगे इसमें भी जो है इवेपोट्रांसपिरेशन की वैल्यू हाई है. इसके अलावा आप छोटे छोटे पैचेस भी देख सकते हैं रेड कलर के. ये बेसिकली ये बेसिकली रिजर्वायर्स हैं. जो कोई बड़े रिजर्वायर्स होंगे ये वो हैं जो बड़े क्लियरली आपको दिखाई दे रहे हैं. अब इसमें भी हम यही करते हैं कि जिस जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम उतने एरियाज के हम पिक्सल ले लेते हैं और उनको काउंट करके उनकी वैल्यूज का एवरेज ले लेते हैं. तो इस तरह से हम इवेपोट्रांसपिरेशन को असेस करते हैं. ये एक पूरे इंडिया का एक इवेपोट्रांसपिरेशन का वैल्यू है. जो जिस तरह मैंने प्रेसिपिटेशन दिखाया था उसी तरह इवेपोट्रांसपिरेशन भी इसमें कैलकुलेट किया हुआ है. तो ये समवेयर अराउंड 2200 के आसपास की वैल्यू है. तो पूरे इंडिया में कितनी रेनफॉल थी? 3800 BCM. उसमें से मेजर पोर्शन दैट इज अराउंड 2250 इवेपोट्रांसपिरेशन के थ्रू ही वापस वाटर साइकिल में चला जाता है. इसके बाद जो बचता है, प्रेसिपिटेशन हुई, प्लांट्स ने इवेपोट्रांसपिरेशन किया, वाटर बॉडी से इवेपोट्रांसपिरेशन हुआ, तो एक पोर्शन हमारा पी का उसमें चला गया. बाकी का जो पोर्शन है वो ग्राउंड से इंटरेक्ट करेगा, मतलब सॉइल से इंटरेक्ट करेगा. तो नेक्स्ट पोर्शन इज इनफिल्ट्रेशन. जैसे रेन हुई, रेन एंड इरिगेशन से जो भी पानी मिला उसमें से कुछ पानी इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू वापस चला गया. जो बचा हुआ पानी है वो इनफिल्ट्रेशन के थ्रू ग्राउंड वाटर से सॉइल से इंटरेक्ट करेगा, सरफेस से इंटरेक्ट करेगा. इस इनफिल्ट्रेशन में कुछ पार्ट तो प्लांट जो होता है उसकी रूट जोन में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसे सॉइल मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है. बाकी बचा हुआ या तो ग्राउंड वाटर में चला जाता है, रिचार्ज हो जाता है, या बाकी सरफेस रन ऑफ के थ्रू हमें रिवर्स में दिखाई देता है. तो इसको भी असेस करने का हम अभी मेथड देखेंगे. तो हमने दो चीजें असेस कर ली और तीसरी चीज के बारे में हमने जान लिया. अब हम इसको भी असेस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कितना पानी इनफिल्ट्रेशन में गया, कितना ग्राउंड वाटर में गया, कितना सरफेस रन ऑफ के थ्रू गया.
सो रन ऑफ, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है रन ऑफ। रन ऑफ मतलब जो इन्फिल्ट्रेट होने के बाद जो सरफेस पे पानी बचा। तो स्ट्रीम फ्लो रिप्रेजेंटिंग द रन ऑफ फेज ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक डाटा फॉर हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज। ये रन ऑफ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन और इवेपोट्रांसपिरेशन आर डिफिकल्ट टू मेजर एग्जैक्टली। तो हम प्रेसिपिटेशन, जैसे आपने प्रेसिपिटेशन में ही देखा, रेन गेज तो है लेकिन थोड़े से स्क्यू, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है। वो भी हम किसी एल्गोरिथम के थ्रू उनको हमने ग्रेडेड बनाया और तब हमने उसको असेस किया। इसके बाद इवेपोरेशन और इवेपोट्रांसपिरेशन जो है, ये भी हमने किसी एल्गोरिथम के थ्रू इनको असेस किया। लेकिन जो चीज डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं वो है रन ऑफ। जैसे किसी भी टर्मिनल साइट पे या किसी रिवर के डिस्चार्ज वैल्यूज के थ्रू हम इसको डायरेक्टली असेस कर सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी अगर आपकी स्टडी है या कोई भी आपने असेसमेंट किया, उसको वैलिडेट करने के लिए हमको रन ऑफ की वैल्यूज से वैलिडेट करना पड़ता है। आपने कुछ असेसमेंट किया और फाइनली आपके डिस्चार्ज साइट में क्या वैल्यू आया, इन दोनों का कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो वो सिर्फ रन ऑफ के थ्रू ही हम करेंगे, क्योंकि रन ऑफ जो है वो डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो रन ऑफ का एस्टिमेशन तो सिंपल है, उसमें किसी भी स्ट्रीम में क्या डिस्चार्ज हो रहा है वो हमें बेसिकली पता करना है, किसी भी रिवर में। तो वही डिस्चार्ज की वैल्यू उस रन ऑफ का एस्टिमेशन है। ये मतलब आप देख सकते हैं, प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर कुछ इवेपोट्रांसपिरेशन में चला गया, कुछ ग्राउंड वाटर में चला गया वाटर टेबल को रिचार्ज करने, कुछ पानी ओवरलैंड फ्लो हुआ, मतलब जो सरफेस मतलब लैंड से फ्लो हुआ, और कुछ पानी जो थ्रू फ्लो हुआ, मतलब सॉइल के थ्रू फ्लो हुआ। ये दोनों जाके मिले फाइनली स्ट्रीम में। तो ये वाला ऊपर का जो पार्ट है, ओवरफ्लो, थ्रू फ्लो, ये सब रन ऑफ की बेस्ट डेफिनेशन में आ जाता है। तो हमने अभी जाना कि वाटर रिसोर्सेस किस किस तरीके से हमको एक वाटर साइकिल में मिल सकते हैं और हमें उनको असेस करना है। लेकिन हम ये असेसमेंट क्यों कर रहे हैं? तो पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है, वी कैन नॉट प्लान एंड मैनेज बट वी डू नॉट मेजर। मतलब जिस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते तो हम उस चीज का अच्छे से प्लानिंग एंड मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो किसी भी वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट को या प्लानिंग और उसकी डिजाइन कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, हमें असेस करना जरूरी है कि उस बेसिन में या उस प्रोजेक्ट में कितना पानी अवेलेबल है। तो उसके लिए उसका असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। उसी के बेसिस पे उसकी प्लानिंग होगी, सारी डिजाइन होगी और आगे की जो उसके बेनिफिट्स हैं वो कैलकुलेट होंगे। तो ये वाटर रिसोर्स असेसमेंट जो है, जैसे किसी साइट पे अगर आप देखें, किसी प्रोजेक्ट पे आप देखेंगे तो उस प्रोजेक्ट में कितना रन ऑफ आ रहा है, तो उस प्रोजेक्ट की वाटर अवेलेबिलिटी उस प्रोजेक्ट में आने वाले रन ऑफ से डिफाइन होगी। और यदि आप बेसिन में देखेंगे तो बेसिन में तो बहुत सारी चीज़ है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया इवेपोट्रांसपिरेशन है बेसिन में, इनफिल्ट्रेशन है। तो किसी भी बेसिन का अगर हमें असेसमेंट करना है तो हमें ये चीज़ें असेस करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो इससे पहले भी ये वाटर रिसोर्स असेसमेंट जो है वो किया जा चुका है, 1901 से लेके 2024 तक बहुत सारे तरीकों से ये असेसमेंट हुआ है। तो सबसे पहले जो हुआ वो तो रन ऑफ कोफिशिएंट और एम्पेरिकल मेथड्स के थ्रू होता था। जैसे आपने सुना होगा रन ऑफ कोफिशिएंट होता है, कुछ रेनफॉल हुई, उसमें कुछ कोफिशिएंट से हमने मल्टीप्लाई किया और फिर कुछ हमें रन ऑफ मिला। तो ये बहुत बेसिक सा एक तरीका था रन ऑफ को एस्टिमेट करने का, वाटर अवेलेबिलिटी असेस करने का। लेकिन अब जैसे कि मैंने बताया, असेसमेंट के बहुत सारे नए तरीके आ गए हैं, आईएमडी के ग्रेडेड डेटा आ गए हैं, ईटी के ग्रेडेड डेटा आ गए हैं। तो हमारे पास डेटा जो है वो कई तरीके से अवेलेबल है, जिसको जियो स्पेशियल डेटा बोलते हैं। तो इन डेटास का यूज करके हमने इस मेथडोलॉजी को रिफाइन किया। तो लेटेस्ट जो असेसमेंट है वो 2024 में कैरी आउट किया गया और इसमें अधिकतर इनपुट्स जो है वो जियो स्पेशियल है, मतलब प्रेसिपिटेशन, ईटी, ये सब जो है वो ग्रिडेड वैल्यूज हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े से बेसिन या सब बेसिन के लिए सिर्फ एक वैल्यू ली गई है, बहुत सारी वैल्यूज को एवरेज आउट किया गया है। उसके थ्रू हमने वाटर रिसोर्स असेसमेंट को और एक्यूरेट करने की कोशिश की है।
तो इस पीपीटी में हम इस 2024 वाले असेसमेंट के बारे में ही जानेंगे कि किस तरह से ये किया गया, कौन कौन से डेटा इसमें इस्तेमाल किए गए। तो वाटर अवेलेबिलिटी, तो जब हम बोलते हैं कि वी आर डूइंग द असेसमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सो व्हाट वी आर असेसिंग इज द वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया और बेसिन और सब बेसिन। वाटर अवेलेबिलिटी की ये इक्वेशन है, जो मतलब हम वाटर अवेलेबिलिटी असेस करने के लिए इक्वेशन यूज करते हैं, P माइनस ई टी प्लस ई टी आई आई प्लस ई आर प्लस टी माइनस वन। तो ये तो इक्वेशन है। अगर इसको फिजिकल फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो वाटर अवेलेबिलिटी, हम किसी एरिया की वाटर अवेलेबिलिटी किसे कहेंगे, तो किसी एरिया की वाटर अवेलेबिलिटी हम कहेंगे जितना पानी वहाँ पे नेचुरल कंस्ट्रेंट्स और नेचुरल यूजेस को हटाने के बाद वहाँ पे जितना पानी अवेलेबल है किसी बेसिन में यूज के लिए। जैसे इस स्कीमेटिक में कुछ प्रेसिपिटेशन हुआ, अब इसकी लैंडस्केप में आप देखेंगे तो कुछ फॉरेस्ट्स हैं, जैसे ये फॉरेस्ट है, कुछ यहाँ पे लोकल लेक्स हैं, कुछ यहाँ पे इरिगेटेड एरियाज भी हैं, ये जो है इरिगेटेड एरियाज इनको मान सकते हैं। तो प्रेसिपिटेशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ, मतलब ये सप्लाई है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ सप्लाई। प्रेसिपिटेशन हुई कुछ, उसमें से कुछ नेचुरल प्रोसेसेस हैं, जैसे फॉरेस्ट एरिया है या कोई नेचुरल लेक है, वहां पे तो इवेपोट्रांसपिरेशन मतलब होना ही होना है, वो नेचर की रिक्वायरमेंट है। अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर दें अवेलेबल सप्लाई में से, मतलब प्रेसिपिटेशन जो थी उसमें से अगर हम नेचुरल वाला ईटी, नेचुरल ईटी जितना होना है वो हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उसके बाद जितना भी हमारे पास बचता है वाटर रिसोर्सेस, उसको हम एक तरीके से अवेलेबल वाटर बोलते हैं। तो यही वाटर अवेलेबिलिटी का असेसमेंट जो है उसी को हम वाटर रिसोर्स असेसमेंट कहते हैं। तो अगर हम दोबारा इस इक्वेशन पे आए तो P माइनस ई टी, मतलब जितना भी सप्लाई हुआ प्रेसिपिटेशन, उसमें से हमने ईटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, टोटल ईटी को। इस ईटी में तीन कंपोनेंट थे, एक था ईटी नेचुरल, जो नेचुरल एरिया से हो रहा है, दूसरा है ईटी आई आई, और एक है ई आर। ये दोनों मैं अभी बताता हूँ। ईटी आई आई को आप बेसिकली हम कह सकते हैं जो पानी इरिगेशन में यूज हो रहा है, जैसे मैंने इस स्कीमेटिक में बताया था। तो ये जो इरिगेटेड एरिया है, इसमें जितना भी वाटर का कंजम्पशन हो रहा है उसको हम अवेलेबल वाटर मानते हैं, मतलब वो वाटर अवेलेबल था और हमने उसको अपनी इरिगेशन प्रैक्टिसेस में इस्तेमाल कर लिया। तो वाटर अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन में टोटल ईटी में से हमने टोटल ईटी को पहले माइनस करा और उसमें ईटीआईआई को ऐड कर लिया। इसके बाद ईआर मतलब जो भी रिजर्वायर्स में इवेपोरेशन हुआ वो भी हमारे पास एक तरीके से अवेलेबल था वाटर, लेकिन वो क्योंकि रिजर्वायर के इवेपोरेशन में चला गया तो वो भी हमारे पास वैसे अवेलेबल था वाटर, पर वो इवेपोरेशन में चला गया तो एक तरीके से लॉस हो गया उसका। जैसे मैंने बताया पहले कि अल्टीमेट सोर्स प्रेसिपिटेशन है, लेकिन कुछ एरियाज हैं, जैसे नॉर्थ साइड के एरिया हैं, जे एंड के है, और गंगा बेसिन में भी कई एरिया हैं, तो उनमें ट्रांस बाउंड्री फ्लो आता है, दूसरी कंट्रीज से फ्लो आता है। तो टी भी एक तरीके से इसका सोर्स हो सकता है, सप्लाई का सोर्स। तो पी प्लस टी, ये तो हो गया सप्लाई पार्ट। इसके बाद ई टी, ई टी आई आई और ई आर, ये हो गया कंजम्पशन वाला पार्ट। इसके अलावा कुछ बेसिन एक बेसिन दूसरे बेसिन में कुछ इंपोर्ट भी करता है, तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि वो उस बेसिन की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो वाटर अवेलेबिलिटी, शॉर्ट में जाने तो वाटर अवेलेबिलिटी अगर हमें किसी एरिया या बेसिन या सब बेसिन की कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें उस बेसिन में कितना अवेलेबल वाटर है ये कैलकुलेट करना है, और वो कैलकुलेट करने के लिए हमको अवेलेबल सप्लाई यानी कि P प्लस टी में से जितने भी कंजम्पटिव यूज हुए वो सब सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो वाटर अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू P माइनस ई टी प्लस ई टी आई प्लस ई आर प्लस टी माइनस आई। यही इक्वेशन है जो हमें हर एरिया में लगा करके
वो उस एरिया की वाटर अवेलेबिलिटी असेस करनी है। तो इसको इसको करने का जो मेथड है अब हम वो जानेंगे। तो जैसे वर्ड फाइल होती है, उस वर्ड फाइल को यूज़ करने के लिए, उसमें कुछ एडिट करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कोई पीडीएफ फाइल होती है तो उसको एडोब एक्रोबैट, एडोब रीडर से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही जो स्पेशियल डाटा है, जैसे कि जैसे मैंने अभी आपको ग्राफ दिखाए थे प्रेसिपिटेशन के, और वो प्रेसिपिटेशन और ईटी के मैप दिखाए थे ग्रिड वाले। तो उन इस जो स्पेशियल डाटा है, मतलब स्पेशियल डाटा मतलब उसके साथ एक कोऑर्डिनेट्स एसोसिएटेड है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एसोसिएटेड है। तो इस डाटा को अगर आपको विजुअलाइज करना है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, एडिट करना है, या कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो उसके लिए आपको जीआईएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जीआईएस सॉफ्टवेयर दो तरीके के, दो बहुत पॉपुलर हैं, एक तो क्यूजीआईएस और एक आरजीआईएस। तो जीआईएस कैसे हमको स्पेशल डेटा शो करता है वो इस स्लाइड के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये एक रियल वर्ल्ड सिनारियो है। इस रियल वर्ल्ड में कुछ वाटर बॉडीज हैं, जैसे ये स्ट्रीम आपको दिख रही है, कुछ यहाँ बिल्डिंग वाला एरिया है, बिल्डिंग्स बनी है, कुछ यहाँ इरिगेशन वाला एरिया है, फील्ड्स है, फार्म्स है, कुछ यहाँ नेचुरल एरिया है, ट्रीज। तो इस रियल वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटाज अवेलेबल है। जीआईएस क्या करता है कि अलग अलग डेटा को अलग अलग लेयर के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक लेयर आपके पास स्ट्रीट्स की है, जैसे इसमें देख लेते हैं, एक स्ट्रीट्स की है, एक लैंड यूजेज की है। तो अलग अलग लेयर्स को आप उस जीआईएस में रखेंगे तो वो आपको एक कंबाइंड मैप दिखाई देगा। तो आप हर एक अलग अलग लेयर में कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक इक्वेशन जो दिखाया पी माइनस ई टी, तो जब हम इस जियो स्पेशियल जब हम इसको जीआईएस में लाएंगे तो हम एक प्रेसिपिटेशन की लेयर लेके आएंगे और एक ईटी की लेके आएंगे, फिर उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे पी माइनस ईटी के थ्रू। हमारे पास एक ग्रिडेड डेटा होगा, हर ग्रिड में एक पी की वैल्यू होगी। ऐसे ही हमारे पास ईटी होगा, उसमें भी हर ग्रिड में एक ईटी की वैल्यू होगी, और हम हर ग्रिड पे पी माइनस ईटी करते हुए चले जाएंगे। तो हाँ, ये भी बताना जरूरी है, जीआईएस जो मैंने अभी बताया सॉफ्टवेयर, उसमें दो तरीके के डेटा होते हैं। एक होता है रास्टर डेटा एंड एक होता है वेक्टर डेटा। रास्टर डेटा जो होता है वो पिक्सलेटेड होता है, मतलब पिक्सल्स बने होते हैं उसमें। जिसमें इसमें आप देखेंगे तो रास्टर डेटा जो है वो पिक्सलेटेड है। इट इज मेड अप ऑफ अ ग्रिड ऑफ पिक्सल्स। इस पिक्सल्स का कुछ साइज होता है जो उसकी जिसको उसकी रिजोल्यूशन कहते हैं। जैसे प्रेसिपिटेशन के केस में मैंने बताया कि प्रेसिपिटेशन जो है वो एक ग्रिड 27 × 27 किलोमीटर की है। जो ईटी की वैल्यू है इवेपोट्रांसपिरेशन, वो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर है। ऐसे ही एक एनआरएससी का एलयूएलसी है, लैंड यूज एंड लैंड कवर, वो 56 × 56 मीटर का है। मतलब सबसे कम रिजोल्यूशन का वही है, 56 मीटर × 56 मीटर। एक पिक्सल की वैल्यू है 56 मीटर × 56 मीटर। तो ईच पिक्सल हैज ए, जैसे कि कलर, टेम्परेचर, एलिवेशन। It is ideal for continuous data such as satellite imagery, aerial photographs and digital elevation model। तो जैसे पीडीएफ का फॉर्मेट डॉट पीडीएफ होता है और इमेजेस का फॉर्मेट डॉट जेपेग होता है, वैसे ही जो रास्टर डेटा है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डेटा रास्टर है, तो उसके जो फॉर्मेट्स होते हैं वो होते हैं टिफ, आईएमजी, और ये दोनों मोस्ट पॉपुलर हैं, टिफ और आईएमजी। इसी तरह कुछ डेटा होते हैं वेक्टर डेटा। ये डेटा होते हैं, वेक्टर डेटा होता है तीन टाइप के, पॉइंट्स, लाइंस एंड पॉलीगन्स। जैसे आप देख सकते हैं पॉइंट, लाइंस एंड पॉलीगन्स। पॉइंट कैसे हो सकता है? पॉइंट हो गया जैसे सीडब्ल्यूसी की गेज साइट्स, डिस्चार्ज साइट्स होगी, तो ये पॉइंट डेटा है। एक पॉइंट पे आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिलेगा, बस इसकी यही प्रॉपर्टी है।
इसके बाद आता है लाइन। लाइन हो गया जैसे कोई रिवर, मतलब वो एक कंटिन्यूअस डॉट्स हैं, उस रिवर की कुछ लेंथ हो सकती है। उसके बाद आता है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स में हो सकता है जैसे एरिया, यानी कि कैचमेंट एरिया। तो raster data pixelated, each pixel has one value. Vector data represents a point, line और polygon. पॉइंट में क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे किसी भी साइट का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो सकता है, लाइन में लेंथ हो सकती है, और पॉलीगन में एरिया हो सकता है। तो अलग अलग फीचर्स को हम अलग अलग रास्टर या वेक्टर डेटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसी लेयर्स में अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रीट्स वाला आप देखेंगे, स्ट्रीट्स जो है ये एक तरीके से कंटिन्यूअस लाइंस है। ये जो स्ट्रीट्स हैं ये मतलब किसी एरिया की स्ट्रीट्स, किसी भी मैप में अगर आप स्ट्रीट्स देखेंगे तो वो एक तरीके से लाइन है, और उसी मैप में आप रिवर्स देखेंगे तो वो भी लाइंस है। तो जो मैंने वाटर अवेलेबिलिटी असेस करने के लिए आपको बताया, तो उसमें कुछ जो इक्वेशन थी हमारी वाटर अवेलेबिलिटी की, उस इक्वेशन को हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर इवेल्युएट करना है, असेस करना है, तो उसके लिए कुछ डेटाबेस हमारा है, इनपुट हमें चाहिए, इनपुट डेटाबेसिस चाहिए। तो ये जो इनपुट डेटाबेसिस हैं ये सब जियो स्पेशियल है। जियो स्पेशियल मीनिंग ये सब एक, इनके साथ एक कोऑर्डिनेट्स एसोसिएटेड है। तो हमारी जो असेसमेंट है वाटर अवेलेबिलिटी की, उसमें ये फॉलोइंग इनपुट्स लगते हैं। सबसे पहले डिजिटल एलिवेशन मॉडल, इसके बाद LULC, प्रेसिपिटेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन, रिजर्वायर्स और कमांड एरिया। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे कि ये किस एजेंसी से मिलता है, इसकी रिजोल्यूशन क्या है, ये वेक्टर है या रास्टर है, इसको कैसे प्रोसेस करना है, मतलब इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो ये एक टेबल है, इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि सबसे पहले डाटा और सोर्स, जैसे अगर हम बेसिन वाइज असेसमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हमारे जो लेक्चर का टॉपिक है वो बेसिन वाइज असेसमेंट है, तो सबसे हमें पहले बेसिन डिफाइन करने हैं कि कौन कौन से बेसिन है। हमारा जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वो एक बेसिन है। तो बेसिन की बाउंड्री हमें कहाँ से मिलेगी, हमें इंडिया वारिस एक साइट है वहां से मिलेगी। NWIC एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया वारिस उनका वेबसाइट पोर्टल है, और उन्होंने वेक्टर फॉर्म में, जो बेसिन होता है वो एक तरीके से एक वेक्टर डेटा है, उसके साथ एक एरिया एसोसिएटेड है। तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास बेसिन की बाउंड्रीज अवेलेबल है। प्रेसिपिटेशन के लिए मैंने अभी बताया था, जैसे IMD कस्टोडियन एजेंसी है, और उन्होंने रास्टर फॉर्मेट में, रास्टर मतलब पिक्सेलेटेड फॉर्मेट में डेली डेली डेटा है उनका, एक पिक्सल में 365 वैल्यूज है। इसके बाद ET जो मैंने बताया था, इवेपो ट्रांसपिरेशन, उसका जो पूरे इंडिया का एक ग्राफ दिखाया था, वो डेटा हमने कहाँ से लिया, तो USGS, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे है, इनका डेटा 2003 से इनका ET डेटा अवेलेबल है, मतलब, और ये रास्टर फॉर्मेट में है, मतलब ग्रिडेड फॉर्मेट में है, एक पिक्सल में एक वैल्यू है, वो जो कि मंथली बताता है। हर मंथ की एक फाइल होती है, उसके हर एक पिक्सल में एक वैल्यू होती है, और वो मंथली डेटा बताती है। तो इसकी रिजोल्यूशन क्या है, 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर। इसके बाद आता है LULC। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो प्रेसिपिटेशन और ET का एस्टिमेशन तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट डेटा अवेलेबल है। IMD हमें डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन दे देता है, और USGS हमको डायरेक्ट इवेपोट्रांसपिरेशन की वैल्यू दे देता है। लेकिन जो हमारी इक्वेशन के अदर पार्ट्स हैं, जैसे कि इसमें आप देखेंगे तो P और ET तो आप डायरेक्ट असेस कर सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्ट डेटा अवेलेबल है। लेकिन ETII असेस करने के लिए हमें कुछ मेथडोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ती है, और उसमें फिर ये बाकी का रेस्टर डेटा यूज होता है, ETII और ER दोनों। P और ET आप डायरेक्टली एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन बाकी के कंपोनेंट्स के लिए ये LULC और रिजर्वायर्स, कमांड एरिया, ये सब, और DEM, ये सब चीजें चाहिए।
तो अभी हम दोबारा LULC पे आते हैं। तो LULC हमको किस लिए चाहिए? LULC बेसिकली हमें ETII जो कंपोनेंट था ऊपर, उसमें इसका इस्तेमाल होता है, वो भी मैं थोड़ा बताऊंगा डिटेल में आगे। इसके अलावा सॉइल मैप, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग का ये वेक्टर होता है, इसको रास्टर में कन्वर्ट किया 56 मीटर बाय 50। अच्छा, LRSC का जो LULC है वो 56 मीटर इंटू 56 मीटर है। सोचिए इतना फाइन है वो, एक पिक्सल उसमें 56 मीटर का है। और आपने नोटिस किया होगा कि प्रेसिपिटेशन तो है 0.25 डिग्री, वही इसी मतलब 27 किलोमीटर, और ईटी जो है वो है 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर, और LULC जो है 56 मीटर बाय 56 मीटर। तो इनके जो ग्रिड्स हैं, मतलब जो एक ग्रिड बनेगा, एक बॉक्स बनेगा, उन सबके साइज में डिफरेंस है कुछ कुछ। पहला वाला है 27 किलोमीटर का, ये है 1 किलोमीटर का, और ये है 56 किलोमीटर का। तो अगर कुछ हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करना है, तो हमको सबसे पहले मिनिमम रिजोल्यूशन दैट इज 56 मीटर, हमको सारे डेटा को इसी में 56 मीटर में लाना पड़ेगा। और वो कैसे होता है? वो GIS के थ्रू होता है, उसको रीसैम्पलिंग कहते हैं, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो फिलहाल तो हम डेटा सोर्सेज देख रहे हैं। तो हमने देखा प्रेसिपिटेशन एक इनपुट है, ET एक इनपुट है, LULC एक इनपुट है, सॉइल मैप एक इनपुट है। इसके बाद कमांड एरिया एक इनपुट है। कमांड एरिया मतलब कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसका वो प्रोजेक्ट कितने एरिया तक इरिगेशन देगा, तो वो उस प्रोजेक्ट का कमांड एरिया होता है। तो जैसे इंडिया में बहुत सारे मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन सब के कमांड एरियाज एक वेक्टर फाइल में डिफाइंड है। जैसे कि ये एक कमांड एरिया आपको दिख रहा होगा, ये एक बेसिन का है, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ये ग्रीन एरिया जो है ये कमांड एरिया है, ये किसी ना किसी मेजर या मीडियम प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। तो इसका हमें क्या यूज है? इसका यूज हम लोग बेसिकली इस इक्वेशन में ETII को निकालने के लिए करते हैं। जैसे कि ETII निकालने के लिए हमें बेसिकली तीन चीजें चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया कि पहले तो हमें चाहिए LULC, फिर हमें चाहिए कमांड एरिया, और P और ET, मतलब चार चीजें चाहिए तो टोटल ETII कैलकुलेट करने के लिए, वो भी मैं आगे बताऊंगा कैसे। इसके बाद आती है रिजर्वायर की शेप फाइल। ये तो रिजर्वायर की शेप फाइल का मतलब है इंडिया में जितने भी रिजर्वायर्स हैं उन उनकी शेप फाइल जो है वो इंडिया वारिस में पहले से बनी हुई है, और वो वेक्टर फाइल है। क्योंकि रिजर्वायर एक कुछ एरिया में स्प्रेड होता है, तो उस रिजर्वायर की शेप फाइल हमें इंडिया वारिस के थ्रू मिल जाती है, वो वेक्टर है। अच्छा, रिजर्वायर शेप फाइल का क्या यूज है? बेसिकली उस रिजर्वायर शेप फाइल का बेसिकली यूज है इवेपोर ये ER कंपोनेंट। ER आप देखेंगे, इस ER को कैलकुलेट करने के लिए ये फाइल चाहिए। ER मतलब इवेपोरेशन इन रिजर्वायर्स। तो पहले हम रिजर्वायर्स आइडेंटिफाई करेंगे, किसके थ्रू? इस डेटा के थ्रू, रिजर्वायर शेप फाइल्स के थ्रू। इसके बाद हम उन रिजर्वायर्स में से होने वाले इवेपोरेशन को एस्टिमेट करेंगे, और इस इवेपोरेशन को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास यही यूएस USGS का ET जो है उसके थ्रू करेंगे। इसके बाद आता है ग्राउंड वाटर फ्लक्स। ये CGWB है एजेंसी, उसके थ्रू हमें मिलता है। तो ग्राउंड वाटर फ्लक्स में बेसिकली क्या होता है कि पूरे साल में कितना ग्राउंड वाटर हमने एक्सट्रैक्ट किया, मतलब कितने BCM हमने ग्राउंड वाटर जो स्टोर हुआ उसमें से कितना ग्राउंड वाटर हमने एक्सट्रैक्ट किया। इसी तरह होता है रिजर्वायर फ्लक्स। रिजर्वायर फ्लक्स मतलब जितने भी रिजर्वायर्स हैं, मेजर रिजर्वायर, उन्होंने पूरे साल में कितना पानी अपने पास स्टोर करके रखा। तो एनुअल चेंजेस इन लाइफ स्टोरेज ऑफ द रिजर्वायर। अगर किसी रिजर्वायर में 10 BCM पानी था और साल के अंत में उसमें 9 BCM पानी बचा,
पूरे ईयर, तो हम ये कहेंगे कि उसका जो फ्लक्स था वो 1 BCM था, मतलब 1 BCM पानी जो है उस रिजर्वायर में से पूरे साल में एक्सट्रैक्ट किया गया। इसके बाद आता है सेंसस डेटा। ये भी फैक्टर है और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट की एक पॉपुलेशन है जो इस सेंसस डेटा में अवेलेबल है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो उस डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन देगा। तो ये जो हमने अभी डेटा देखे, वाटर अवेलेबिलिटी असेस करने के लिए जो जो डेटा चाहिए, अब उन्हीं का थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो पहला है प्रेसिपिटेशन, जो कि है ग्रिडेड। ग्रिडेड मतलब रास्टर फॉर्म। इस इमेज में भी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं। तो प्रेसिपिटेशन इज प्रोडक्ट ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसकी रिजोल्यूशन है 0.25 डिग्री इंटू 0.25 डिग्री, और इसमें डेली डेटा बैंड्स है, ये फ्रीली अवेलेबल है 1901 ऑनवर्ड्स। इसके बाद आता है ग्रिडेड इवेपोट्रांसपिरेशन। तो इवेपोट्रांसपिरेशन प्रोडक्ट जो है वो यूएसजीएस एक एजेंसी है, उनके थ्रू हमें मिला है। तो ये सैटेलाइट बेस्ड एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन is becoming increasingly reliable and available for various water management and agriculture applications. तो इस जो ग्रिडेड इवेपोट्रांसपिरेशन में, इसमें एक ग्रिड 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर की है, और इसमें इवेपोट्रांसपिरेशन की वैल्यू है में। तो ये दो इनपुट्स हमारे ग्रेडेड वाले हो गए। थर्ड है डिजिटल एलिवेशन मॉडल। डिजिटल एलिवेशन मॉडल का बेसिकली यूज होता है कैचमेंट एरिया डिलीमिनेट करने के लिए। जैसे हम तो बेसिन वाइज कर रहे हैं, जैसे कि हम तो बेसिन वाइज असेसमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास तो ऑलरेडी बेसिन की, हमें पता है कि बेसिन की कहाँ तक एक्सटेंट है, कहाँ तक उसका एरिया है, क्योंकि हमें वो इंडिया वाइज से मिल जाता है। लेकिन अगर आप खुद अपने आप कोई सब बेसिन डिलीनिएट करना चाहते हैं, या आपने कोई पॉइंट किसी रिवर पे लिया, अगर वहां से आप डिलीनिएट करना चाहते हैं कि इस पॉइंट तक कैचमेंट एरिया क्या है, तो उसके लिए आपको डीईएम की जरूरत पड़ती है, जिसे बोलते हैं डिजिटल एलिवेशन मॉडल। डिजिटल एलिवेशन मॉडल में क्या होता है, हर एक ग्रिड में, जैसे कुछ ग्रिड्स होती हैं, उन ग्रिड में हाइट होती है। जैसे आप ये वाला एरिया देखेंगे, हिमालय वाला, तो यहाँ पे हाइट की वैल्यू ज़्यादा है। और ये जो एरियाज हैं वेस्टर्न घाट्स के, यहाँ पे भी आप देखेंगे ये वाला एरिया ब्लूइश, यहाँ पे हाइट की वैल्यू कम है। तो ये एक तरीके से हाइट का डिफरेंस बताता है, एलिवेशन मतलब ये। तो इसमें ये भी ग्रेडेड डाटा है, और इसके हर एक पिक्सल में हाइट की वैल्यू होती है। जैसे प्रेसिपिटेशन वाले में प्रेसिपिटेशन की वैल्यू दी, ईटी वाले में इवेपोट्रांसपिरेशन की वैल्यू दी, ऐसे एलिवेशन मॉडल में एलिवेशन की वैल्यू होती है। इसके बाद आता है एलयूएलसी मैप। एलयूएलसी का मतलब है लैंड यूज एंड लैंड कवर। तो एनआरएससी एक एजेंसी है आईएसआरओ की, उन्होंने ये एलयूएलसी ग्रिड्स बनाई है इंडिया की 56 मीटर रेजोल्यूशन पे। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एलयूएलसी क्लासेस। इन एलयूएलसी क्लासेस में, जैसे अभी हमने ऊपर के दो, ये तीन ये देखे, तो इसमें क्या था, हर एक पिक्सल में एक वैल्यू थी, कोई सिंपली एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। लेकिन एनआरएससी के केस में ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि हर एक पिक्सल, इसमें 18 क्लासेस हैं, जैसे बिल्टअप, खरीफ ओनली, रबी क्रॉपलैंड, जायद क्रॉपलैंड, ऐसे करके 18 क्लासेस हैं। इन 18 क्लासेस में हर एक वैल्यू को कुछ ना कुछ चीज रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे फर्स्ट वाला अगर हम देखें, तो फर्स्ट है रेड कलर से आपको को दिखेगा बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया मतलब जहाँ पे कुछ कंक्रीट की बिल्टअप, जैसे कोई शहर होगा बड़ा, या रोड होगी कोई, तो उस तरह आपको दिखेगा। अगर आप इसको मतलब एक ग्रिड देखेंगे, तो वो या तो आपको रेड कलर की दिखाई देगी, मतलब आपको कलर दिखाई देगा कोई ना कोई, इन 18 क्लासेस में से कोई कलर दिखाई देगा। तो अगर वो रेड है तो इसका मतलब वहाँ बिल्टअप एरिया है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ का एरिया आपको थोड़ा रेडिश दिखाई दे रहा है, तो ये मतलब कोई शहर है, मे बी दिल्ली या कोई और शहर हो सकता है।
ऐसे ही आपको यहाँ नीचे एक रेड कलर का थोड़ा सा पैच दिखाई दे रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी कोई एक बिल्टअप एरिया है यहाँ पे, मतलब शहर है या कोई टाउन या सिटी होगा। तो ये एक तरीका हो गया, एक क्लास हो गई। इसी तरह ये जो येलोइश कलर का है थोड़ा सा, सेकंड सेकंड वाला, ये है खरीफ ओनली। खरीफ ओनली मतलब ऐसा पिक्सल जहाँ पे सिर्फ खरीफ फसल होती है। इसी तरह से रबी की है, इसी तरह से जायद की है, जिस पिक्सल में केवल पूरे साल में सिर्फ खरीफ में क्रॉप हुई, खरीफ सीजन में क्रॉप हुई। इसी तरह अगर किसी पिक्सल में पूरे ईयर में सिर्फ रबी सीजन में क्रॉप हुई तो वो रबी क्रॉप लैंड है। और इसके बाद है डबल ट्रिपल। डबल ट्रिपल मतलब ऐसे पिक्सल्स जहाँ पे पूरे साल में दो तीन क्रॉप्स हुई, रबी सीजन में भी हुई है, खरीफ में भी हुई है, या जायद में भी हुई है, या दो सिर्फ दो सीजन में क्रॉप हुई, मतलब मोर देन वन क्रॉप्स। तो ये एरिया होता है डबल ट्रिपल और एनुअल क्रॉप लैंड। इसके बाद करंट फैलो लैंड, फॉरेस्ट एरिया, जैसे आप देख सकते हैं जो हिमालयन के साइड या नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे डार्क ग्रीन पैचेस है। तो यहाँ पे इसने डिफाइन कर दिया कि यहाँ फॉरेस्ट एरिया है, नेचुरल वेजिटेशन है। इसी तरह इधर वेस्टर्न घाट्स के एरिया में भी आपको थोड़ा डार्क ग्रीन पैच दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी फॉरेस्ट एरिया है, नेचुरल वेजिटेशन है, कोई इरिगेटेड फार्म नहीं है, खरीफ रबी क्रॉप इस तरीके से कोई क्रॉप का फार्मिंग यहाँ पे नहीं हो रही है इस नेचुरल एरिया से। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि वाटर अवेलेबिलिटी जो हमने डिफाइन करी थी, हमने कहा था कि प्रेसिपिटेशन में से अगर हम नेचुरल यूजेस हटा दें तो उस एरिया में जितना पानी बचा वो अवेलेबल वाटर कहलाएगा। तो ये हम कैसे मतलब डिफाइन, मतलब कैसे असेस करेंगे कि कौन सा एरिया नेचुरल में पड़ता है और कौन सा फार्म एरिया में पड़ता है। तो एल के थ्रू हम ये इजीली मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा एरिया नेचुरल है, फॉरेस्ट वाला एरिया, और कौन सा एरिया फार्म लैंड वाला एरिया है। जैसे आप गंगा बेसिन में देखेंगे तो बहुत सारा एरिया ग्रीनिश, लाइट ग्रीनिश दिखेगा इस साइड में, क्योंकि यहाँ पे पूरा इरिगेशन हो रहा है या फार्मिंग हो रही है। तो इस एरिया को हम जो फॉरेस्ट एरिया है, नेचुरल फॉरेस्ट एरिया, उससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ईटीआईआई जो मैंने बताया था, ईटीआईआई कैलकुलेट करने के लिए हमको फार्म वाला एरिया चाहिए, तो वो एलयूएलसी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद है इरिगेशन कमांड एरिया। तो जैसा मैंने बताया था कि हर प्रोजेक्ट का एक कमांड एरिया होता है जहाँ पे वो इरिगेशन प्रोवाइड करता है। तो ये पूरे इंडिया के कमांड एरियाज हैं। तो जैसे गंगा बेसिन में आपको बहुत सारा कमांड एरिया दिख जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से लेकर ये पूरा गंगा बेसिन का एरिया में आपको बहुत सारा कमांड एरिया दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत फार्मिंग होती है। इसके बाद नीचे के कुछ एरियाज में दिख जाएगा। इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है। तो यहाँ मे बी ग्राउंड वाटर से इरिगेशन हो रहा है, या रेन रेन फेड एरियाज हैं ये कुछ इस तरीके के एरिया हो सकते हैं। तो इसका तो अभी हमने प्रेसिपिटेशन देखा, ईटी देखा, डिजिटल एलिवेशन मॉडल देखा जो कि बेसिन कैचमेंट एरिया डिलिमिनेशन के लिए यूज होता है, एलयूएलसी देखा जिसके थ्रू हम नेचुरल फॉरेस्ट और फार्म लैंड और वाटर बॉडीज ये सब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद इरिगेशन कमांड एरिया देखा, जिस मतलब इस एरिया से हमें ये श्योर हो गया है कि मतलब ये वाले एरियाज इरिगेटेड हैं। तो यहाँ पे इन एरियाज में हमको ईटीआईआई कैलकुलेशन करना है। तो वही ईटीआईआई जो मैंने आपको बताया, ईटीआईआई यानी कि इवेपोट्रांसपिरेशन फ्रॉम इरिगेशन इनपुट is estimated by using effective rainfall, command area and LULC data। तो किसी भी बेसिन में, जैसे आपका कोई बहुत बड़ा बेसिन है,
उसमें आपका कुछ एरिया कमांड एरिया के अंडर आता है, बेसिन और उसके अंदर एक छोटा कमांड एरिया, किसी प्रोजेक्ट का कमांड एरिया। तो इस कमांड एरिया में जो पिक्सेल्स हैं, जैसे ऐसे ग्रेडेड पिक्सेल्स हैं यहाँ पे, इन पिक्सेल्स में जा जाके हम लोग ETII कैलकुलेट करते हैं, जो ये ETII लिखा। ETII मतलब होता है कि हमने कितना पानी इरिगेशन के लिए दिया। वो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे किसी भी एरिया में, किसी भी कमांड एरिया में कुछ रेनफॉल होगी P, और कुछ वहां इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा होगा ET। तो जैसे मॉनसून का टाइम है, तो उस टाइम पे P की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। ET तो उस एरिया की जो क्रॉप्स हैं उस पे डिपेंड करता है। मतलब कोई अगर क्रॉप वहाँ पे है फार्म कमांड एरिया के अंदर, तो उसकी ET की वैल्यू, उसको अपनी ग्रोथ के लिए, प्लांट को या क्रॉप को कुछ अपनी पर्टिकुलर एक ET की वैल्यू चाहिए ग्रोथ के लिए। जैसे मान लीजिए उसको 5 mm वैल्यू चाहिए। अगर आप मानसून सीजन्स की बात करेंगे तो उसको हो सकता है 10 या 15 इतने भी वहां पे उस ग्रिड में, जैसे कोई एक ग्रिड ले लिया, इस ग्रिड में इस ग्रिड में प्रेसिपिटेशन की वैल्यूज मानसून सीजन में 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, लेकिन प्लांट को सिर्फ 5 ही चाहिए अपनी इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए। तो उस केस में इरिगेशन सपोर्ट हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि रेनफॉल अकेले ही इसकी इवेपोट्रांसपिरेशन को सपोर्ट कर दे रही है। लेकिन जब नॉन मानसून सीजन आएगा, लीन सीजन आएगा, तो उस केस में प्रेसिपिटेशन, बारिश तो अवेलेबल है नहीं। तो मान लीजिए बारिश अगर 3 ही हो, प्रेसिपिटेशन मान लीजिए अगर बहुत कम, मतलब 3 ही हुई, और प्लांट को 5 चाहिए अपने जो है ग्रोथ के लिए, तो बचा हुआ जो 2 है वो हम इरिगेशन के थ्रू देंगे। तो वो इरिगेशन जो 2 हमने एक्स्ट्रा दिया, वही ETII की वैल्यू है। किसी भी ग्रिड में किसी भी ग्रिड में हम पूरे साल में कैलकुलेट करेंगे P और ET की वैल्यूज, P माइनस ET की वैल्यूज। तो जहाँ P इज ग्रेटर देन ET, मतलब बारिश ET से ज्यादा है, तो वहाँ ETII देने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो जीरो वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर ET की वैल्यू ज्यादा है, मतलब प्लांट को ज्यादा कंजम्पशन के लिए पानी चाहिए और प्रेसिपिटेशन उतना नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम इरिगेशन के थ्रू उसको सपोर्ट करेंगे। तो जितना हमने इरिगेशन में पानी दिया, ET माइनस P की वैल्यू, जैसे कि इस केस में 2 तो वो उस एरिया का ETII हो गया। और इसी तरह हम सारे पिक्सल्स को ऐड कर देंगे कमांड एरिया में, तो हमें ETII की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब हमने इस कमांड एरिया में इरिगेशन के लिए इतना पानी दिया। तो ये ETII का लॉजिक ये है। इसके बाद आता है इवेपोरेशन फ्रॉम रिजर्वायर्स। तो हमें रिजर्वायर्स की फाइल NWIC से मिली थी। तो उस NWIC की फाइल्स में ये रिजर्वायर्स हैं जो आप राइट साइड में देख सकते हैं, ये सब रिजर्वायर्स हैं। ऊपर की साइड थोड़े कम है, नीचे ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, इन रिजर्वायर्स में कितना इवेपोरेशन हो रहा है ये कैलकुलेट करना है। तो इस रिजर्वायर में से कितना इवेपोरेशन कैलकुलेट हो रहा है ये करने के लिए हमें ET का डेटा चाहिए। और ET का डेटा हमारे पास ऑलरेडी यहाँ से अवेलेबल है। तो हमें करना क्या है, हमें बेसिकली रिजर्वायर्स लेने हैं, जैसे कि यहाँ पे सभी रिजर्वायर्स हैं, इन रिजर्वायर्स पे ET की लेयर रखनी है, और हमें वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है कि इस पर्टिकुलर एरिया में से कितना साल भर में इवेपोरेशन हुआ। तो वहां से हमें ER की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो हमारी इक्वेशन थी, तो रिजर्वायर इवेपोरेशन एस्टिमेटेड यूजिंग ET प्रोडक्ट्स, reservoir shape file taken from NWIC equals to the yearly ET values in raster pixel falling within the reservoir shape file। तो अभी हमने जाना कि इस इक्वेशन में, हम दोबारा इस इक्वेशन में आ गए, हमने P कैसे कैलकुलेट किया। P तो डायरेक्टली हमें IMD ने दे दिया, ET भी हमको डायरेक्ट मिल गया। ETII के लिए हमें 3 इनपुट्स लगे और हमने तब ETII कैलकुलेट किया।
ईआर के लिए भी हमें रिजर्वायर की फाइल चाहिए थी, तो वो रिजर्वायर की फाइल हमें मिली, उसके बाद हमको वो वैल्यूज मिल गई। ट्रांस बाउंड्री जो है वो उसका वो मतलब किसी ग्रेडेड वैल्यू से कैलकुलेट नहीं होता, वो तो ऑब्जर्व वैल्यू होती है। जैसे कोई हमारी साइट होगी जो बिल्कुल टर्मिनल पे होगी, जैसे इंडस बेसिन में या गंगा बेसिन में भी कहीं कहीं पे नेपाल से कंट्रीब्यूशन आता है, उस साइट पे कितना डिस्चार्ज आ रहा है वही ट्रांस बाउंड्री की वैल्यू मानी जाएगी। और इम्पोर्ट भी हमें प्रोजेक्ट अथॉरिटी से ही मिलता है। तो ग्रिडेड डेटा इसमें पी हो गया, ईटी हो गया, ईटीआईआई हो गया, ईआर हो गया, ये चारों ग्रिडेड डेटा हो गए जियो स्पेशल वाले। तो अब हम इसकी मैथडोलॉजी पे आते हैं। तो कुछ सर ये ईटी आई आई और ईआर सर ये ऐड क्यों हो रहा है, मतलब थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा अच्छा मैं था बताता वाटर अवेलेबिलिटी में। हूँ, मैं बताता हूँ आपको। तो मैं 1 मिनट आपको रिपोर्ट ही शेयर करता हूँ, उस रिपोर्ट से दिखाता हूँ 1 मिनट। या मैं इसमें ही समझाता हूँ, रुको आपको पीपीटी में ही समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अ, जो ईटी है, ठीक है, ईटी, वो ईटी बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, उसमें एक ईटी नेचुरल है, और उसमें एक तो है ईटी जो है वो मैन मेड वाला एरिया जो है। इसमें तो लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही है, मैं बताता हूँ। ईटी मैन मेड है, जैसे कोई भी लैंडस्केप है, जैसे यही लैंडस्केप है, इसमें कुछ एरिया नेचुरल है, जैसे फॉरेस्ट वाला एरिया, कुछ एरिया इसमें मैन मेड हो गया। मैन मेड मतलब कहीं पे अगर इरिगेशन हो रहा है तो वहां कभी नेचुरल कभी कभी कोई नेचुरल लैंडस्केप रहा हो, लेकिन हमने उसमें खुद उसको वहां से फॉरेस्ट हटा के उसको इरिगेटेड लैंड बना दिया। ठीक है, तो कहीं पे भी जो हमारे पूरे इंडिया का जो ईटी की वैल्यूज हैं, ये जो ये जो ग्राफ है, इसमें ये ईटी की वैल्यू देता है। अब अगर इसका पिक्सल किसी फॉरेस्ट के ऊपर पड़ा तो वो ईटी नेचुरल में जाएगा, अगर वो किसी फार्म लैंड के ऊपर पड़ा तो वो ईटी मैन मेड में जाएगा। क्योंकि हमारे लिए ईटी नेचुरल को असेस करना थोड़ा मुश्किल है, तो हमने क्या करा, जो इक्वेशन थी, जैसे ईटी इज इक्वल टू ईटी नेचुरल प्लस ईटी आई आई इरीगेशन वाला प्लस इवेपोरेशन थ्रू रिजर्वायर। समझ आ रहा है, कुछ दिख रहा है? सर दिख रहा है सर। हाँ, तो मतलब ठीक है ना, ये थोड़ा लाइन बन जा रही है पर आप समझ रहे हो, है ना। टोटल ईटी इज इक्वल टू ईटी नेचुरल प्लस ईटी आई आई प्लस ई आर। तो ई आर, अब इन हमको चाहिए ईटी, ईटी नेचुरल, क्योंकि हमको अपने प्रेसिपिटेशन में से नेचुरल वाला ईटी माइनस कर देना है। हमारी वाटर अवेलेबिलिटी तो वही है। इस इक्वेशन को अगर मैं लिख दूं पी माइनस
ईटी नेचुरल, मतलब ये जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट की जगह मैं ईटी नेचुरल भी लिख सकता हूँ। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ईटी इज इक्वल टू ईटी एन प्लस ईटी आई आई प्लस ई आर, इसमें ईटी एन को इधर ही रहने दो, टोटल ईटी में से ईटी आई आई माइनस और ई आर माइनस कर दे तो ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे, है ना। यस तो हम, हाँ, तो अब क्या है कि हम लोग, हमको ईटी नेचुरल असेस करना था, तो हम, हमारे पास टोटल ईटी तो है ये वाला, ईटी आई आई हमारे लिए असेस करना इजी है क्योंकि हम लोग कमांड एरिया के थ्रू इरिगेटेड वाला एरिया पता कर सकते हैं, तो हमारे लिए ये भी इजी है फाइंड करना। इसके बाद ई आर निकालने के लिए हमें रिजर्वायर चाहिए, वो भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन ईटी नेचुरल निकालने के लिए आपको पूरा फॉरेस्ट का एरिया चाहिए, और कहीं पे लेक है वो भी चाहिए, नेचुरल कहीं पे नेचुरल वाटर बॉडी बनी हुई है वो भी चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा, इंडिविजुअली कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हमने इसकी बजाय हमने ETII कैलकुलेट कर लिया और ER कैलकुलेट कर लिया। तो ET में से पहले हमने P में से सारा ET माइनस कर दिया, नेचुरल हो, ETII हो, ER सब माइनस कर दिया। लेकिन क्योंकि हमने जो ETII जो था, मतलब जो इरिगेशन वाला पानी जो हमने दिया इरिगेशन में, वो भी हमारे लिए अवेलेबल था पानी बेसिन में, जी वो, सर, मतलब हमने सर ईटी में सर कुछ चीजें एक्स्ट्रा माइनस कर दी थी जो हमने हाँ, बाद में कैलकुलेट करके बाद ऐड में कर दिया उनको था। हमने दोबारा जोड़ दिया। जी 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 सर जी। हाँ, क्लियर तो हो गया ये, सर। जी हाँ, इसका ये लॉजिक था। सर, जी ठीक है, आगे बढ़े। जी सर जी सर। हम्म, जैसे आप एलयूएलसी में देखेंगे तो बहुत सारे, अब आप कमांड एरिया को देखिए तो कमांड एरिया तो लिमिटेड है, लेकिन फॉरेस्ट एरिया बहुत बड़ा है। हर फॉरेस्ट एरिया में ईटी कैलकुलेट करने से बढ़िया है कि हम अपने ईटीआईआई कैलकुलेट करें, ईआर कैलकुलेट करें और उसको उसमें से माइनस कर दें। तो इसकी मेथडोलॉजी है कि पहले आप टोपोग्राफिक डेटा लेंगे, डीईएम, उससे बेसिन या सब बेसिन डिलीनिएट करेंगे, एलयूएलसी लेंगे, कमांड एरिया लेंगे, रिजर्वायर शेप फाइल लेंगे। इन सब का क्या यूज हुआ, पी माइनस ई टी, वही इक्वेशन फॉलो करने के लिए। इसके बाद आप हाइड्रोमेट का डेटा लेंगे, इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन डेटा, वही पी माइनस सी टी करने के लिए। अब आपने देखा कि मैंने आपको बताया था, हर हर एक जो डेटा है ये अलग अलग रिजोल्यूशन में है। कोई 27 किलोमीटर पे है, कोई 1 किलोमीटर पे है, कोई 56 मीटर पे है। तो अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, एक्चुअल पी माइनस सी टी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमारा जो सारी, जो सभी जो डेटा है वो एक रिजोल्यूशन में होना चाहिए। जैसे एक आपका बहुत बड़ा बॉक्स बनेगा, एक वैल्यू मिलेगी 27 किलोमीटर पे, एक आपका छोटा बॉक्स बनेगा 1 किलोमीटर का, और एक आपका बनेगा बिल्कुल 56 मीटर बाय 56 मीटर का। तो इनको माइनस करना ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो आपको पहले हर एक, ये जो बड़ा वाला है 27 किलोमीटर वाला बॉक्स है, इसको भी आपको 56 मीटर पे लाना है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरे इंडिया को 56 मीटर के पिक्सल्स में डिवाइड किया हुआ है, छोटे छोटे एकदम, और इस पे हमको पी माइनस ई टी कैलकुलेट करना है। पी माइनस ई टी नहीं, वो पूरी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो ये मैनुअली तो कोई कर नहीं सकता, मतलब इसको आप एक्सेल में भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको हर एक पिक्सल में जा जाके डेटा देखना पड़ेगा। एक पिक्सल पे आप कैलकुलेट करेंगे, उसमें कुछ पी की वैल्यू होगी, फिर ई टी होगी, ई टी आई आई होगा, ई आर होगा। तो ये मैनुअली इसको करना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए जी आई एस के सॉफ्टवेयर होते हैं, पर जी आई एस में भी करना थोड़ा सा टफ है ये। तो इस इस चीज को, इस प्रोसेस को करने के लिए, इस मैथमेटिकल इक्वेशन को पूरे इंडिया पे अप्लाई करने के लिए एक वाटर असेसमेंट टूल जो है वो डेवलप किया गया। वाटर असेसमेंट टूल बेसिकली क्या है, ये एक पाइथन की स्क्रिप्ट है, और उसके थ्रू इसको हमने बनाया। मतलब ये क्या करता है, ये हमसे इनपुट डेटा लेता है। जैसे आपको प्रेस, मैं दिखाता हूँ क्या, जैसे ये है, तो वो, ये मैंने पहले भी स्लाइड दिखाया था। तो इनकी जगह आप ऐसे मानिए कि ये पी है, ये ईटी है, ये एलयूएलसी है ना। तो इसको करने के लिए, मैथमेटिकल करने के लिए, ये एक आपको दिख रहा होगा, ये ग्रे कलर का, ये मतलब इसका
जो हमको दिखता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो कुछ इस टाइप का है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा रीसैंपल, वही मैंने जो बताया कि 27 किलोमीटर को 56 मीटर में लाने के लिए कैसे करेंगे, तो रीसैंपल। इसके बाद आपको दिख रहा होगा ECII, ये मतलब ETII कैलकुलेट करने के लिए। तो फाइल 1, फाइल 2, यहाँ पे हम प्रेसिपिटेशन डालते हैं, फिर यहाँ पे हम ET की वैल्यू डालते हैं, तो ये पिक्सल बाय पिक्सल कैलकुलेट करके हमको फाइनल वैल्यू बताता है। तो जैसे आपका कोई रीजन ऑफ इंटरेस्ट, आपका कोई बेसिन है, तो आप पहले फाइलें प्रिपेयर करेंगे। जैसे सबसे पहले आप प्रेसिपिटेशन की फाइल प्रिपेयर करेंगे उतने बेसिन की। जैसे मैंने आपको ये दिखाया था एक, जैसे ये आप देखेंगे तो ये किसी बेसिन की है फाइल। तो इन्होंने क्या किया है, पूरे इंडिया में से सिर्फ अपना बेसिन कट किया हुआ है। ये यानी कौन सा बेसिन है, शायद ब्राह्मणी वैतरणी बेसिन है ये। तो ये अपने बेसिन, जितना हमारा बेसिन है हमने उतना रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्लिप किया हुआ है। हर एक चीज की हमने फाइल प्रिपेयर करी हुई है, DEM की, LULC की, इवेपोट्रांसपिरेशन की। तो ये फाइलें फिर इस टूल में हम लोग इम्बेड करते हैं और यहाँ से हमें फाइनली जो है हमें डेटा के थ्रू P-ET वो जो इक्वेशन है वो इस इक्वेशन को इवेल्युएट करता है और यहाँ से वो हमें फिर फाइनल वाटर अवेलेबिलिटी की वैल्यू देता है। तो अभी तक हमने जाना कि कैसे हमने मतलब एक इक्वेशन थी, बस एक इक्वेशन थी जो मैंने आपको बताई वाटर अवेलेबिलिटी की। ये इक्वेशन हमने इस इक्वेशन को इवेल्युएट किया, बस इस इक्वेशन को हमने सिंपली इवेल्युएट किया वाटर अवेलेबिलिटी असेसमेंट करने के लिए। लेकिन हमने इसको किसी रियल वर्ल्ड, मतलब जैसे वैलिडेशन बोलते हैं, कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, हमने इसको किसी रियल वर्ल्ड की चीज से नहीं जोड़ा। मतलब जो हमने खुद असेस किया हो, पी का डेटा हमें खुद मिल गया पहले से, ईटी का डेटा भी हमें पहले से मिल गया, ईटीआई हमने कैलकुलेट कर लिया, ईआर भी कर लिया, लेकिन हमने इसको किसी ग्राउंड की चीज से, ट्रुथ से वेरीफाई नहीं किया। तो उस वेरिफिकेशन के लिए अब हम उस वेरिफिकेशन की ओर सोचेंगे कि मतलब कैसे हम वो करें, श्योर हों कि ये जो हमने किया है असेसमेंट, जो हमने PSS किया है, जो हमने ETSS किया है, जो हमने ETIISS किया है, वो एक मतलब वो रियल वर्ल्ड के बराबर किसी चीज के बराबर है भी या नहीं है। तो वो करने के लिए हम कैसे करेंगे उसको, तो दोबारा हम वाटर साइकिल पे आते हैं। हमारा पहला इनपुट था प्रेसिपिटेशन। इस प्रेसिपिटेशन से हमने स्टार्ट किया। प्रेसिपिटेशन ग्राउंड से इंटरेक्ट, लैंड से इंटरेक्ट किया प्रेसिपिटेशन ने, कुछ इनफिल्ट्रेशन हुआ, कुछ ET के थ्रू इवेपोरेट हुआ। तो P-ET मतलब प्रेसिपिटेशन माइनस इवेपोट्रांसपिरेशन। प्रेसिपिटेशन में से अगर हम इवेपोट्रांसपिरेशन माइनस कर दें तो हमारे पास जितना भी बचा हुआ पानी बचा, वो हमको किसी ना किसी फॉर्म में लैंड पे, सरफेस पे या सब सरफेस, दोनों में से कहीं हमको वो दिखना चाहिए। तो P-ET बचा हुआ हमको मिलेगा या तो इन्फिल्ट्रेशन में या फिर सरफेस फ्लो में। या तो वो ग्राउंड में चला जाएगा, या तो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, या तो ग्राउंड में चला जाएगा, या फिर सरफेस पे फ्लो करेगा। अब जो सरफेस फ्लो वाला पार्ट है, ये सरफेस फ्लो वाला पार्ट हम कहीं स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे ये पानी तो नदी में चला गया, अब ये रिवर में गया पानी, तो हमने वहां पे डैम कंस्ट्रक्ट किया और इस पानी को रोक लिया। तो सरफेस फ्लो का एक स्टोरेज यहाँ पे हो सकता है। फिर उसी जो हमने यहाँ पे डैम, रिवर में डैम कंस्ट्रक्ट किया, उस डैम से हमने फिर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए पानी दिया, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए पानी दिया और लाइफ स्टॉक को पानी दिया। तो जो हमारा सरफेस फ्लो था वो भी कई हिस्सों में वो भी बट गया। जैसे डोमेस्टिक कंजम्पशन में चला गया, इंडस्ट्रियल में चला गया, लाइफ स्टॉक में चला गया, या किसी रिजर्वायर ने अपने पास ही उस पानी को स्टोर करके रख लिया।
तो ये यहाँ पे ये इस तरह से इसका बाइफर्केशन हो गया। जो पानी इनफिल्ट्रेट हुआ ग्राउंड वाटर में, ये जो इनफिल्ट्रेशन वाला पार्ट लिखा है, ये जाके स्टोर हो गया ग्राउंड वाटर में या ग्राउंड वाटर टेबल में, नीचे जाके स्टोर हो गया। तो ये इनफिल्ट्रेशन वाला पार्ट कुछ ग्राउंड वाटर में चला गया और कुछ बेस फ्लो बन के दोबारा रिवर में आ गया, है ना। तो P माइनस ईटी के बाद जितना भी रन ऑफ बचा वो इस तरह से डिवाइड हुआ। अगर हम प्रेसिपिटेशन आई, ईटी में कुछ पानी चला गया, कुछ पानी रिजर्वायर में स्टोर हो गया, कुछ पानी ग्राउंड वाटर में स्टोर हो गया, कुछ नेचुरल लेक्स में स्टोर हो गया, कुछ डोमेस्टिक कंजम्पशन में चला गया, कुछ इंडस्ट्रियल में चला गया, कुछ लाइफ स्टॉक्स ने ले लिया। तो अल्टीमेटली जो फाइनल हमारे पास टर्मिनल साइट में पानी पहुंचेगा उसको हम बोलेंगे फोर्थ नंबर, रिवर डिस्चार्ज। जैसे किसी भी बेसिन की जो टर्मिनल साइट होगी वहां पे कुछ हमें डिस्चार्ज की वैल्यू मिलेगी। तो ये जो डिस्चार्ज की वैल्यू है ये अपस्ट्रीम एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि ऊपर जितने लोगों ने पानी कंज्यूम करना था सब कंज्यूम करने के बाद जो पानी बचा वो हमें रिवर डिस्चार्ज में मिलेगा, क्यू डी। मतलब यहाँ जो एक्चुअल डिस्चार्ज, ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, मतलब हमने जो खुद मेजर करी है, बाकी सब हमने एस्टिमेट किया। तो अगर हम किसी तरीके से इसको वाटर बैलेंस बोलते हैं, मतलब प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू, जैसे ये इक्वेशन लिखिए, प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू रन ऑफ प्लस ईटी प्लस चेंज इन स्टोरेज। तो ईटी प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर इसमें से कुछ ईटी हुआ, बाकी जो बचा वो रन ऑफ में आया, यही रन ऑफ कुछ हिस्सों में बट गया। तो अगर हम ये सारी वैल्यूज किसी तरह असेस कर लें, प्रेसिपिटेशन तो हमें पता ही है, वो हमने कर लिया, ईटी भी हमने कर लिया। अब अगर हम किसी तरह पता कर ले कि डोमेस्टिक में कितना पानी यूज हुआ, मतलब ह्यूमंस ने कितना पानी कंज्यूम किया, इंडस्ट्रीज ने कितना पानी कंज्यूम किया और लाइफ स्टॉक्स ने कितना पानी कंज्यूम किया, और रिजर्वायर फ्लक्स मतलब किसी डैम ने साल के अंत तक कितना पानी अपने पास स्टोर करके रखा और ग्राउंड वाटर में कितना पानी स्टोर हुआ। अगर हमें ये सारी वैल्यू हम प्रेसिपिटेशन में से माइनस कर दें तो हमें एक एक वैल्यू मिलेगी क्यू की, जो फाइनली हमें डिस्चार्ज में दिखना चाहिए। मतलब अगर हम पी में से ईटी माइनस कर दें, ग्राउंड वाटर फ्लक्स माइनस कर दें, रिजर्वायर फ्लक्स माइनस कर दें और डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल और लाइफ स्टॉक कंजम्पशन माइनस कर दें, तो अल्टीमेटली जो पानी बचेगा वो हमको रिवर में दिखना चाहिए, टर्मिनल साइट पे वो हमको मिलना चाहिए। एक वैल्यू तो यहाँ से आएगी, इसको हम बोलते हैं क्यू मॉडल। हमने सोर्स में से, मतलब सोर्स मतलब सप्लाई, मतलब प्रेसिपिटेशन में से वो सब चीजें हटा दी जहाँ पे पानी का कंजम्पशन हुआ या जहाँ पानी स्टोर हुआ, तो हमारे पास फाइनली एक मॉडल्ड डिस्चार्ज आएगा। और हम इस मॉडल्ड डिस्चार्ज को अपनी एक्चुअल जो सीडब्ल्यूसी की साइट पे डिस्चार्ज होता है इससे कंपेयर करेंगे कि भाई कितना वेरिएशन है। अगर तो ये क्यूडी के करीब आया, मतलब क्यूडी के करीब आना चाहिए, ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो अगर ये क्यूडी के करीब आएगा, मतलब वैल्यूज कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज के अंदर रहेंगी, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका वैलिडेशन हो गया है। मतलब जो भी हमने असेसमेंट किया, चाहे वो प्रेसिपिटेशन की वैल्यू हो, चाहे वो ईटी की वैल्यू हो, या चाहे वो ग्राउंड वाटर फ्लक्स हो या रिजर्वायर फ्लक्स हो या डीआईएल हो, ये हम एक मतलब एक क्लोज टू रियलिटी हम ले आए इस फिगर को। तो यही इसका कैलिब्रेशन और वैलिडेशन का तरीका है। मान लीजिए आपका क्यूएम बहुत वैरी कर रहा है क्यूडी से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यूज को इनमें से किसी वैल्यूज को थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा, उनमें फैक्टर लगाना पड़ेगा। तो हम किस वैल्यू को ट्वीक करते हैं, हम ईटी की वैल्यू को ट्वीक करते हैं। जैसे P माइनस ईटी है तो ईटी को हम थोड़ा घटाएंगे बढ़ाएंगे ताकि हमारा क्यू मॉडल जो है वो क्यू डिस्चार्ज से मैच हो जाए। तो ये इसका तरीका है कि हमने वेरीफाई किया कि जो वाटर बैलेंस इक्वेशन है वो अप्लाई हो रही है। तो प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू रन ऑफ प्लस इवेपोट्रांसपिरेशन प्लस चेंज इन स्टोरेज। तो यही इक्वेशन हमने
फॉलो करने की कोशिश करी हमने। और इस इक्वेशन को फॉलो करने के लिए हमने थोड़ा बहुत इवेपोरेशन की वैल्यूज में, इवेपोर ट्रांसपिरेशन की वैल्यूज में चेंजेस किए। तो इस तरीके से ये जो है चेंजेस हुए। तो P माइनस ई टी माइनस आर इज इक्वल टू डेल्टा एस। ये जो मैंने अभी थोड़ा बताया थ्योरी में, वही उसका हुआ है। क्यू एम मतलब मॉडल्ड डिस्चार्ज, आर एम का मतलब है P माइनस ई टी। तो प्रेसिपिटेशन माइनस ई टी माइनस डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड लाइफ स्टॉक कंजम्पशन, चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज प्लस चेंज इन रिजर्वायर स्टोरेज, और माइनस एक्स, ये तो एक्सपोर्ट है, ये तो मतलब बहुत कम बेसिन नहीं हुआ ये। तो यहाँ से आपको एक क्यूएम की वैल्यू मिली। तो अभी तक हमने देखा कि पी और ईटी को कैसे असेस करना है, ये तो जियो स्पेशल इनपुट्स थे। लेकिन अब हम जानेंगे कि हम ये बाकी के 3 फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें। मतलब DIL, ग्राउंड वाटर फ्लक्स और रिजर्वायर फ्लक्स। तो 3 टाइप के फ्लक्सेस हैं। पहला फ्लक्सेस हैं ग्राउंड वाटर फ्लक्स, रिजर्वायर फ्लक्स और DIL। मतलब जो आपका रन ऑफ था P माइनस सी टी के बाद, वो इन तीनों चीजों में ही कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ग्राउंड वाटर फ्लक्स के लिए हमने लिया है डिफरेंस बिटवीन रिजर्वायर फ्लक्स दिस ईयर माइनस, रिजर्वायर फ्लक्स, अच्छा गलत लिख दिया, रिजर्वायर नहीं होगा ये, ग्राउंड वाटर फ्लक्स, ग्राउंड वाटर वैल्यूज होगा। जैसे कोई वाटर टेबल थी, ये वाटर टेबल है। तो साल के शुरुआत में ये यहाँ पे थी जब हमारा वाटर ईयर शुरू हुआ, जून में। तो जून में ये वैल्यू कहीं वाटर टेबल यहाँ पे थी, मतलब 1 जून को। और फिर नेक्स्ट ईयर हम आए और हमने 31 मई को देखा। तो ये हमें यहाँ पे मिली, ये मतलब बेस है इसका। तो हम मतलब हम कह सकते हैं कि साल भर में इसने ये जो ये जो इन 2 लेवल्स के बीच में जो पानी था, इतना पानी जो है कंज्यूम हो गया, मतलब ऊपर आ गया, मतलब स्टोर तो नहीं रहा, वो कुछ ना कुछ उसका यूज हो गया। तो इसको हम फ्लक्स कहेंगे। ये इन दो लेयर्स के बीच में जितना पानी था वो हमारा पूरे साल भर में यूज हुआ एनुअल स्केल पर। तो अगर इसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर फ्लक्स। तो ये हमें मिल गया कि ग्राउंड वाटर स्टोरेज में कितना चेंज हुआ, जो ये डेल्टा एस जी डब्ल्यू है, ग्राउंड वाटर में इतना स्टोरेज में हमारा चेंजेस आए। इसी तरह ये डेटा हमको कहाँ से मिलता है, ये CGWB से मिलता है। CGWB जो है वो वाटर लेवल का डेटा अपने पास रखती है, तो उनसे हम बोलते हैं और वो हमको इसको कैलकुलेट करके दे देते हैं। बेसिन डिस्ट्रिक्ट वाइज देते हैं, उसको हम बेसिन वाइज बना लेते हैं। इसी तरह रिजर्वायर फ्लक्स भी है। जैसे कोई रिजर्वायर है बड़ा, इस रिजर्वायर में हमने देखा कि इसकी लाइफ स्टोरेज वाटर ईयर की स्टार्टिंग में इतनी थी, 1 जून को। इसके बाद हमने उसको 31 मई को हमने ऑब्जर्व किया लाइफ स्टोरेज। तो बीच में जितना पानी यूज हुआ, वो पानी हमने माना कि इस रिजर्वायर का रिजर्वायर फ्लक्स है। मतलब साल भर में इतना पानी इसने इस्तेमाल किया। तो यहां से आ गया हमारा रिजर्वायर फ्लक्स डेल्टा एस आर। इसके बाद हमारा आया DIL। DIL मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड लाइफ स्टॉक कंजम्पशन। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल और लाइफ स्टॉक कंजम्पशन को कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए सेंसस का डेटा, पॉपुलेशन का डेटा। जैसे हमने माना कि जो जैसे डोमेस्टिक कंजम्पशन है, सबसे पहले DIL में डी जो है डोमेस्टिक के लिए है वो। तो जो अवेलेबल डेटा है, मतलब जो अवेलेबल
इंफॉर्मेशन है या सोर्सेज हैं, वो हमें बताते हैं कि रूरल का हमको लेके चलना है 70 एलपीसीडी। मतलब किसी रूरल एरिया में अगर हम जाएंगे तो वहाँ 70 लीटर पर कैपिटा पर डे कंजम्पशन है वाटर का। एक व्यक्ति 70 लीटर पानी पूरे पर डे यूज कर लेता है। तो सेंसस से हम किसी रूरल एरिया की पॉपुलेशन पता कर लेंगे और उसको 70 एलपीसीडी के थ्रू हम ईयरली वैल्यू उसमें पता कर लेंगे कि भाई पूरे साल भर में इसने मान लो 100 बीसीएम पानी जो है वो यूज किया, 100 बीसीएम पानी उसने इस्तेमाल किया। लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं है कि 100 बीसीएम पानी अगर उसने सिस्टम से लिया है तो वो 100 बीसीएम ही इस्तेमाल कर लेगा पूरा, कुछ इसमें रिटर्न फ्लो भी होगा। जैसे 70 में से 100 में से मान लो 85 तो वो रिटर्न ही कर देगा अपने सिस्टम से अपने जैसे जैसे हमने इवेपोट्रांसपिरेशन में देखा, प्लांट कुछ पानी लेता है और कुछ इवेपोट्रांसपिरेशन के थ्रू रिलीज कर देता है और कुछ कंज्यूम कर लेता है। तो इसने 100 बीसीएम पानी लिया मान लो पूरे साल भर में और 85 बीसीएम उसने रिटर्न कर दिया, तो उसका कंजम्पटिव यूज मतलब जो उसने कंज्यूम किया वो बेसिकली 15 ही रहा। 15 बीसीएम पानी ही इसने एक्चुअल कंज्यूम किया है। तो हम इस 15 बीसीएम को अपने असेसमेंट में इंक्लूड करते हैं। तो कंजम्पटिव यूज, ये जो कंजम्पटिव यूज लिखा है इसका यही मतलब है। तो 15% लेना है ये। अगर किसी बेसिन में 100 बीसीएम डोमेस्टिक यूज हुआ, एलपीसीडी डिमांड है मतलब 100 बीसीएम की, तो उसका 15% जो है वो कंजम्पटिव यूज है डोमेस्टिक के केस में। डोमेस्टिक का केस इसलिए इजी है क्योंकि जो इंडिया का सेंसस है वो रेगुलरली होता रहता है, तो हमारे पास डेटा इसका अवेलेबल रहता है, बल्कि जीआईएस फॉर्मेट में भी अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो डोमेस्टिक के केस में ऐसा कोई इशू नहीं है, हम लोग जीआईएस के थ्रू डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं, डेटा रेडिली अवेलेबल है। और रूरल अर्बन हाउस होल्ड भी हम बता सकते हैं उसमें से कि हम मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन से एरिया रूरल में है कौन से अर्बन में है। उस बेसिस पे हम लोग डोमेस्टिक डिमांड डोमेस्टिक कंजम्पशन इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल है तो इंडस्ट्रियल का तो ये तरीका, या तो इंडस्ट्री से हमको पूछना पड़ेगा क्या उनका डेटा है, मतलब ये डायरेक्टली हम ऐसे किसी पॉपुलेशन के बेस पे असेस नहीं कर सकते। तो इस स्टडी में हमने क्या माना, हमने माना कि जो डिमांड डोमेस्टिक की है, जो मैंने 100 बीसीएम लिखा था डोमेस्टिक की डिमांड, हमने मान लिया कि इंडस्ट्री की भी वही डिमांड है सेम एज डोमेस्टिक। मतलब ये अजम्पशन हमने इसमें ले लिया। तो डिमांड तो हमने सेम ले ली, लेकिन हमने कंजम्पटिव यूज इसमें 50% रखा है। मतलब कोई इंडस्ट्री अगर 100 बीसीएम जिस किसी की डिमांड है तो वो 50 बीसीएम कंज्यूम कर लेगी और 50 बीसीएम जो है सिस्टम को वापस रिटर्न कर देगी। और वो रिटर्न रिटर्न आपका जो है वो क्यूएम या मतलब क्यूडी, मतलब जो लास्ट में टर्मिनल साइड पे डिस्चार्ज है वहां शो हो जाएगा। इसके बाद आता है लाइफ स्टॉक। अब लाइफ स्टॉक का भी सेंसस होता तो है, लेकिन उसमें भी हमने इसमें जो लाइफ स्टॉक का सेंसस है इसकी वैल्यूज हमने 30 लीटर पर लाइफ स्टॉक पर डे से ली है। जैसे कुछ लाइफ स्टॉक की वैल्यूज है, ये लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन है उसको 30 लीटर पर लाइफ स्टॉक पर डे के हिसाब से हमने डिमांड उसकी जो है डिमांड मानी है। तो इसका कंजम्पटिव यूज है 15%। तो इस तरीके से हमने बेसिकली कुछ मतलब अपनी कुछ सोर्सेज से डेटा लेके सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल वगैरह से डेटा लेके इस तरीके से हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल और लाइफ स्टॉक कंजम्पशन को कैलकुलेट किया है। ये हमने सीजीडब्ल्यूबी से लिया, ये रिजर्वायर फ्लक्स हमने जो रिजर्वायर्स थे। अच्छा, ये जो है एक हमारा पब्लिकेशन आता है हर थर्सडे को, रिजर्वायर बुलेटिन आता है। उस रिजर्वायर बुलेटिन में इंडिया के 161 मेजर रिजर्वायर्स जो है उनका लाइफ स्टोरेज का वैल्यू आता है। तो ये डेटा हमने वहां से कलेक्ट कर लिया, मतलब हमने अपना बेसिन लिया, उस बेसिन में कौन कौन से रिजर्वायर्स थे वो देखा और उनका जो है
जो वाटर ईयर में कितना पानी यूज हुआ वो देख लिया। तो ये डाटा हमको सीजीडब्ल्यू से मिला, ये हमको सीडब्ल्यूसी से मिल गया, ये हमने अवेलेबल सोर्सेज से, जितने भी सोर्सेज अवेलेबल थे उससे असेस करके ये डेटा हमने निकाल लिया। तो इस तरह हमारी ये इस इक्वेशन के सभी जो कंपोनेंट्स है वो हमको पता लग गए, और हम फाइनली क्यू एम हम उस एरिया का कैलकुलेट कर पाए। हम उस बेसिन के टर्मिनल साइड पे ऑन एन एवरेज कितना डिस्चार्ज आना चाहिए वो हमने कैलकुलेट कर लिया, और फिर हमने इस डिस्चार्ज को अपने सीडब्ल्यूसी साइट्स के डिस्चार्ज पे एनुअल वैल्यू से कंपेयर किया। तो उसके बाद हमें मतलब कुछ उसके बाद जो हमें ट्विकिंग करनी थी ईटी में वो हमने कर दी, और फाइनली ईटी का कुछ परसेंटेज या कोफिशिएंट हमने सेट कर दिया। तो इस तरह हमारा जो मॉडल है वो वैलिडेट हो गया, मतलब क्लोज टू रियलिटी, या मतलब हमने जाना कि कैसे वो हम रियल वर्ल्ड सिनारियो से रिलेट कर रहा है। इसके बाद आता है ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल लाइवस्टॉक डिमांड हैज बीन एस्टिमेटेड यूजिंग द सेंसस ऑफ इंडिया डेटा। तो 11 में सेंसस हुआ था, बाकी उसके आगे हमने उसको प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि 21 में अभी सेंसस नहीं हुआ है। तो ये वेक्टर फाइल है, इस वेक्टर फाइल में हर एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन लिखी हुई है। किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसकी एक टेबल आएगी, उस टेबल में उसकी पॉपुलेशन लिखी होगी। तो यहाँ से ये डेटा हमको मिल गया। तो ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, डोमेस्टिक डिमांड जो हमने 70 और 140 एलपीसीडी ली है वो एज पर सीपीएचईईओ इनकी गाइडलाइंस के हिसाब से ली है। लाइफ स्टॉक डिमांड जो ली है वो एनसीआईडब्ल्यूआरडी की रिपोर्ट से ली है, 30 एलपीसीडी लेना है जो। और इंडस्ट्री का डाटा, सिंस डाटा ऑन इंडस्ट्रीज वाज नॉट अवेलेबल इन वाटर रिसोर्सेज एट बेसिन स्केल, इंडस्ट्रियल डिमांड वाज अज्यूम्ड एज 50% ऑफ डोमेस्टिक डिमांड। तो लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन कहाँ से ली है? एज पर 18th लाइफ स्टॉक सेंसस डेटा ऑफ एनडीडीबी। रिजर्वायर एंड ग्राउंड वाटर फ्लक्स का डेटा हमने कहाँ से लिया है? लाइव स्टोरेज ऑफ रिजर्वायर monitored by CWC has been used to estimate annual reservoir flux or change in district-wise groundwater storage taken from CGWB and used for estimating groundwater flux. तो ये मैंने अभी CGWB के थ्रू बताया। तो अभी हमने बस एक इक्वेशन देखी और उस इक्वेशन को कैसे यूज करना है वो देखा। तो अब सर इस हाँ सर ये जो बीपीएमओ से अवेलेबल वाटर मिलता है सर, ये बीसीएम में मिलता है सर? हाँ, ये बीसीएम में है, ये बिलियन जी क्यूबिक सर। मीटर। जी, ये क्यू मॉडल और सर रनअप भी हम बीसीएम में ही निकाल के कंपेयर कर लेंगे ना सर? हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये सब भी। वो जी तो पूरा लेकिन ये उसको। सर ये मतलब ईयरली वेरिएशन नहीं आ पाएगा ना सर इसमें? लेकिन किस किस चीज मतलब में? थ्रू आउट द ईयर जो वेरिएशन होता है वो नहीं आ पाएगा ना सर इसमें? हाँ, मतलब टेम्पोरल स्केल आप कह रहे हो ना, वो मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये तो मैंने आपको एनुअल बताया है, लेकिन जो जो हमारा टूल है ना, ये वाटर असेसमेंट टूल, ये जी सर। हाँ, ये ना मंथली वैल्यूज कैलकुलेट करता है। वो अलग बात है कि हम रिपोर्ट जो करते हैं वो एनुअल करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में मंथली बेसिस पे करता है। तो आप वो सही कह रहे हैं आप कि जो हमने असेसमेंट किया हुआ है वाटर अवेलेबिलिटी का, वो ईयरली बेसिस पे। जैसे ये वैल्यू भी है तो ये पूरे ईयर की है, एक वैल्यू सिर्फ। अगर आप इसको मानसून नॉन मानसून सीजन में बाइफरकेट करना चाहेंगे तो उसके लिए अलग से हमको मतलब स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे ये भी प्रेसिपिटेशन की वैल्यू है तो ये पूरी ईयरली बेसिस पे है। तो हाँ, मतलब मंथली वेरिएशन डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन वो फाइल्स में अवेलेबल है वैसे। तो जैसे अभी हमने क्या किया कि मैंने आपको पूरा मतलब बताया कि थ्योरी जो ये की इक्वेशन है, इसी इक्वेशन के बेसिस पे हमने वाटर अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करी है। अब इसमें हमने क्या यूनिट लेनी है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम बेसिन वाइज करना चाहते हैं तो हमको बेसिन लेने पड़ेंगे। तो ये इंडिया के बेसिन्स हैं, स्टैंडर्ड बेसिन्स हैं। इनकी भी कुछ कैचमेंट एरिया के हिसाब से डेफिनेशन डिफाइंड है। तो ये मतलब 22 बेसिन्स हैं।
तो हमने ये जो पूरे इंडिया का असेसमेंट किया है वो बेसिन वाइज किया है, और बेसिन वाइज किया है और फिर उसको एग्रीगेट किया है, क्योंकि ऐसे करना तो पॉसिबल नहीं है, पूरे इंडिया का एक साथ हो भी नहीं सकता, और इतना मतलब कोई कंप्यूटर कैपेबल भी नहीं है कि पूरा का पूरा बेसिन वाइज असेसमेंट एक साथ कर दे। तो हमने इसको अलग अलग बेसिन्स को चंक में डिवाइड करके फिर अलग अलग बेसिन वाइज किया है। गंगा को हमने 4 बेसिन में डिवाइड किया था, यमुना में अपर, मिडल और लोअर में, फिर उनको उन रिजल्ट्स को कोलेट किया था। तो ये तो थियोरेटिकल पार्ट था पूरा जो मैंने आपको बताया। अब मैं थोड़ा आपके साथ रिजल्ट्स शेयर करता हूँ जो हमारी फाइनल रिपोर्ट बनी थी, क्योंकि अगर आपको वो उसके मतलब आप रिजल्ट्स एक्सेस करना चाहते हैं या उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा ये बताता हूँ कि वो कहाँ से मिलेगी, रिपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगी। तो मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? और जी सर। हाँ, तो जैसे आप CWC की साइट पे जाएंगे ना, तो इसमें पब्लिकेशंस में अदर्स में जाना है, और इसके अंदर फिर जाना है असेसमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया में। तो इसमें आप देखेंगे तो असेसमेंट ऑफ वाटर, ये 37 नंबर पे आप देखेंगे तो असेसमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो ये बुक का मतलब कवर है, वैसे ये इसके बाद ये यहाँ से मैथडोलॉजी स्टार्ट है। पहले तो इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन सा समरी ऑफ डेटा है जो मैंने आपको बताया था। इसके बाद ये है वो जो मैं आपको कह रहा था ना कि टोटल ईटी इज इक्वल टू ETN प्लस ETIA प्लस ER। तो ETN हमको चाहिए था, तो ETN निकालने के लिए हमने ET में से ये दोनों माइनस कर दिए। तो ETIA इज ET फ्रॉम इरिगेशन इनपुट मैन मेड। इसके बाद वाटर बैलेंस इक्वेशन, वाटर अवेलेबिलिटी इक्वेशंस, और ये मॉडल डिस्चार्ज। इस मॉडल डिस्चार्ज को CWC के डिस्चार्ज से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये उसके रिवर बेसिन्स हैं इंडिया के जिसपे हमने एनालिसिस किया है, इनलैंड ड्रेनेज, फर्स्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये सब हैं। इसके बाद जो जो डेटा है उसका एक पिक्टोरियल ग्राफ है, ये LULC है, इसकी क्लासेस हैं, प्रेसिपिटेशन, ET, रिजर्वायर इवेपोरेशन, ETII, कमांड एरिया, रिजर्वायर फ्लक्स, ग्राउंड वाटर फ्लक्स, और ये वाटर अवेलेबिलिटी जो हमने फाइनल कैलकुलेट करी है। तो ईयरली वेरिएशन है खाली, मंथली वेरिएशन नहीं है इसमें। इसके बाद ये एक फाइनल कंसोलिडेटेड टेबल है कि किसी बेसिन का प्रेसिपिटेशन कितना है, उसमें नेचुरल ET कितना है, उसकी वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, ये इंडिया का ग्राफ है। और इसके बाद बेसिन वाइज रिजल्ट्स हैं। बराज का पहले उसका LULC है जो हमने प्री प्रोसेसिंग करी, पहले उसका DEM क्रिएट किया, फिर उसका LULC क्रिएट किया, फिर प्रेसिपिटेशन किया, ET किया, और ETII कैलकुलेट किया, फिर हमने वाटर अवेलेबिलिटी कैलकुलेट किया, और फाइनली इसकी 1985 से 2023 तक की सारी वेरिएशन है, प्रेसिपिटेशन, ET और वाटर अवेलेबिलिटी, ऐसे सारा पूरा इसमें अवेलेबल है इस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं।
है ना। इसके अलावा सर वो रिपोर्ट में सर वो भी दिया हुआ है क्या कि मतलब कौन सा डाटा कहाँ से ले सकते हैं? हाँ, इस रिपोर्ट में ही दिया हुआ है। जैसे डिजिटल एलिवेशन मॉडल सर SRTM पे हो जाता है मतलब हाँ, वो वो तो मतलब मतलब वो लॉगिन करने पे सर मिल जाता है। बाकी और हाँ, डाटा भी मिल जाते हैं क्या सर इजिली? जैसे जैसे मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये लिखा है ना, बेसिन बाउंड्री इंडिया वारिस। तो आप क्या, इसमें क्या है, अगर हम वेबसाइट पे जाएंगे, अगर मैं यहीं पे लिखूँ इंडिया वारिस, तो ये इंडिया वारिस करके साइट आया। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसमें डेटा डाउनलोड, और डेटा डाउनलोड में जियो स्पेशियल डेटा। तो इसमें आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, आर्टिफिशियल रिचार्ज, कोस्टल। तो हमारा वाला हमारे से रिलेटेड है हाइड्रोलॉजिकल लेयर। तो जब हम हाइड्रोलॉजिकल लेयर में जाएंगे तो हमको सेंट्रल वाटर कमीशन के बेसिन, सब बेसिन, वाटर शेड, रिजर्वायर, तो यहाँ से शेप फाइल मिल जाएगी। और ये शेप फाइल कहाँ खुलेगी, ये खुलेगी QGIS में। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा पर्पस और एक दो चीजें, ये बस फिल कर देना। इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना है इसमें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे वो आपको डाउनलोड कर देगा ये सारी चीजें, मतलब अधिकतर चीजें जो इसमें लिखी हुई है रिपोर्ट में। और जैसे IMD का है, तो IMD के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको IMD ग्रिडेड डेटा, तो ईयरली ग्रिडेड रेनफॉल, यहाँ इसमें आप देखेंगे तो ये 2025 से लेके 1901 तक, जो मैंने अपनी स्लाइड में दिखाया था, आपको याद होगा, ये दिखाया था मैंने एक, ये वाला। ऐसे इस तरीके का डेटा है ये। एक ग्रिड में 365 वैल्यूज है। तो ये ग्रिड जो है 1901 से लेके और 2025 तक आप जहाँ तक भी चाहिए वहां तक का डाउनलोड कर सकते हैं। P यहाँ से मिल जाता है। और USGS का एक ये जो है, एक ET की वैल्यू कह रहे थे ना, इसका लिंक इसमें नहीं दिया, लेकिन ये भी नेट पे आप सर्च करोगे तो ये भी आपको मिल जाएगा, USGS का ET डेटा। तो प्रेसिपिटेशन, ET, NRSC का जो LULC है, ये भी इसी में इंडिया वारिस में अवेलेबल है। जैसे इंडिया वारिस है, इसमें आप जियो स्पेशियल डेटा में जाना है बेसिक सबसे पहले। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, आर्टिफिशियल, ये तो काम के नहीं है हमारे। जैसे ये लैंड यूज लैंड कवर आपको दिख रहा होगा ना, लैंड यूज लैंड कवर डिस्कवर डेटा। तो ये LULC 2005 से लेके और 16, 17, 18 तक इसमें अवेलेबल है। बाकी हमने तो NRSC से ही लिया था डायरेक्टली, पर इसमें मतलब एनालिसिस के लिए अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो। ठीक है। और इसमें बाकी सब भी इसमें ही मिल जाएगा, ज़्यादातर डेटा इंडिया वार इसमें ही मिल जाता है। और किसी की कोई क्वेरी? सर किसी रिवर का हम्म, ईयरली अपना किचन में फ्लड कर रहा है पानी, वो कैसे निकलता है सर? और या बेसिन का भी वैसे ही? कितना पानी क्या कर रहा है, फ्लड? हाँ मतलब कि ओशियन में कोई भी रिवर ओशियन में तो पानी फ्लड करती ही है, तो कितना हाँ, कर उसमें देती है ईयर? और अब सेम चीज बेसिन के लिए भी सर कैसे निकलता है? इस बेसिन से इतना पानी मतलब निकल जा रहा है ईयरली। वो तो जो आपका ये है ना, हमारी टर्मिनल साइट्स हैं, CWC की जैसे कोई टर्मिनल साइट है ना, हम्म। वो तो वहीं के डेटा से ही, वहीं का जो डेटा है उसको ही मान लेते हैं। क्योंकि हमारा जो बेसिन है, इंडिया का जो बेसिन हमने कवर किए हैं, उसमें डेल्टा रीजन अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको पता करना है कि कोई रिवर कितना पानी जो है ओशियन में डिस्चार्ज कर रही है, किसी दूसरी कंट्री में कितना पानी जा रहा है, तो आपको लास्ट जो टर्मिनल साइट है वहां का एनुअल डिस्चार्ज देखना पड़ेगा।
मतलब हमारा जो जो हम वाटर अवेलेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो बेसिन की कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, मतलब रन ऑफ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। रन ऑफ तो एक रन ऑफ के लिए तो अलग मॉडलिंग होती है, वो जो HHMS में होती है। तो अगर आपको पता करना है कि किस कोई रिवर कितना पानी जो है वो ओशियन में डिस्चार्ज कर रही है, तो उसके लिए CWC की टर्मिनल साइट का ही डेटा लेना पड़ेगा। इस मॉडलिंग से वो मतलब अलग से नहीं निकल सकता वो। तो मान लीजिए कोई लास्ट मतलब अगर साउथ इंडिया में देखें तो उससे जैसे गोदावरी बेसिन वो सब है, वो तो लास्ट पॉइंट तो भारत में ही पड़ता है। तो उसमें जो लास्ट साइट की हमारी जो हमारे पास होगी, तो उसका उस लास्ट साइट का हम लोग 365 डे का हम डाटा कम्युनिटी ऐड करेंगे, तो उससे निकलेगा। तो इसका मतलब हाँ, ये जो मतलब अपना जो विम्स है ना, विम्स ये विम्स सर। में विम्स में एनुअल भी आता है। हम लोगों ने एनुअल, जैसे हमने एनुअल कंपेयर किया है ना, तो विम्स में एनुअल डेटा भी आ जाता है, BCM MCM सब में। अच्छा सर। जैसे क्या होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ बेसिन्स तो होते हैं मेजर रिवर बेसिन, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, तापी का दिख रहा है ना आपको। तो यस सर। इसमें क्या है कि एक सिंगल रिवर होती है, मेजर रिवर। अब जैसे इसकी बिल्कुल लास्ट साइड, साइट तो इसमें दिख नहीं रही, पर लास्ट में एक साइट आपको मिल जाएगी। तो वहां आप, जैसे ये इस लास्ट पे कहीं नेहरू ब्रिज है, ये क्या है, इस साइड पे कहीं आपको कोई ना कोई साइट, ये है घाला साइट है, सॉरी ये है साइट घाला साइट। तो ये ज्यादा दूर तो है नहीं ओशियन से। तो लगभग अगर इस साइट का ही हम टर्मिनल साइट का डिस्चार्ज डाटा अगर ले लें, तो वही हम मान सकते हैं कि ओशियन में जा रहा है। अब ये तो बात हो गई मेजर रिवर बेसिन की, जैसे गोदावरी हो गया, गंगा हो गया, ये बड़ी रिवर है, इसमें पूरे बेसिन में एक रिवर मिल जाएगी आपको और सारी ट्रिब्यूटरी उसी में आके मिल रही होंगी। और कुछ बेसिन्स होते हैं कंपोजिट बेसिन्स, जैसे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं। तो इनमें क्या है, आपको एक बड़ी रिवर नहीं दिखेगी कोई, इसमें आप देखोगे तो बहुत सारी, अगर हम इधर इधर की यहाँ से लेके इधर की साइड से इस साइड आए, तो हमको बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स दिख रही हैं, जिनका अपने एक एक टर्मिनल साइट होगी। तो ऐसे केस में तो फिर अलग अलग साइट का डेटा देखना पड़ेगा। मेजर रिवर के केस में तो एक साइट मिल जाती है टर्मिनल, लेकिन ऐसे केस में नहीं मिलती। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, और किसी का कोई क्वेरी है? सर ये BPMO सर, मतलब आपने बताया था पाइथन यूज करके CWC नहीं बनाया सर। हम्म, तो सर मतलब हम लोगों ने ही बनाया है मतलब इसको पूरा। हाँ हाँ, वो हमारे सर BPMO नहीं बनाया, वो एक सर हैं उन्होंने बनाया था। मतलब उसमें कोडिंग के थ्रू हो जाता है वो सारा सिस्टम। इसमें तो मतलब शायद, सर पाइथन पाइथन मतलब पूरी सीखनी पड़ी होगी सर, हैं? हाँ वो मतलब जो हमारे सर थे उनको मतलब आती है वो। एक्चुअली जब 2019 में स्टडी हुई थी, NRSC के साथ हुई थी वो, तो उस टाइम NRSC ने बनाया था वो। पर इस बार फिर CWC, और वो टूल जो है वो लॉस्ट हो गया था, पता नहीं कहाँ, वो मतलब सही से फंक्शन नहीं कर रहा था। और वो शायद किसी और लैंग्वेज में भी बना था, पाइथन में भी नहीं बना था। लेकिन इस बार जो हमको करना था असेसमेंट, तो उसके लिए फिर एक WRET मतलब वाटर रिसोर्स असेसमेंट टूल, वो पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू बनाया गया और उसको एक GUI इंटरफेस दिया गया। तो वो मतलब ऐसा कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, वो तो बस हमको तो टूल रन करना होता है बस। बाकी उसके अंदर कोई अगर एरर आ जाए, तो फिर वो तो वही बंदा ठीक कर सकता है जिसने बनाया है। पर ऐसा बहुत सिंपल इंटरफेस है उसका, उसको करने में बहुत ईजी है वो। लेकिन अभी मैं आपको करके मतलब बता नहीं सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारी फाइलें बनानी पड़ती है पहले। उसमें वो तो पूरा दिन की एक्सरसाइज है वो। हमको एक 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 बेसिन करने में मतलब, अगर आप किसी एक बेसिन का 1 साल करोगे, तो जैसे गोदावरी ले लिया बहुत बड़ा, 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, तो 1 साल का ही रन करने में पूरा दिन निकल जाता है उसमें। क्योंकि मैंने बताया था 56 मीटर का एक पिक्सल है, तो इतनी इटरेशन करना मतलब कंप्यूटर एकदम बैठ ही जाता है उसमें। उसके लिए हाई एंड वर्क स्टेशन चाहिए, उसके थ्रू होता है ये काम। सर अपने डिपार्टमेंट में कोई सुपर कंप्यूटर नहीं रखा है क्या? सुपर कई कंप्यूटर का तो मुझे
आइडिया हमें नहीं है, पास लेकिन शायद अब पता नहीं, शायद आएगा अभी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का कुछ आएगा। लेकिन मतलब आप लोगों के नॉर्मल डेस्कटॉप में थोड़ा मुश्किल है इसको करना, वैसे बड़े हाई बेसिन। डाटा सुपर कंप्यूटर चाहिए ही सर। हाँ, बड़े बेसिन के लिए करना थोड़ा मुश्किल है। लैपटॉप में फिर भी हो जाता है, लेकिन वैसे थोड़ा करना मुश्किल है। अगर बड़ा बेसिन ले ले तो कंप्यूटर नहीं कर पाता है इसको, इसीलिए हमने वर्क बेसिन ब्रेक किया। वर्क स्टेशन तो होगा सर ना अपने में जो हाँ, वर्क पढ़ेंगे। स्टेशन में ही किया है हम लोगों ने तो। अगर वर्क अच्छा, स्टेशन है आपके पास तो फिर आप भी कर सकते हो इसको। नहीं उसके लिए भी तो कुछ चाहिए। ठीक है सर। हम्म, सर इंडिया। ये बीपीएमओ टूल कहाँ से मिलेगा सर? ये भी आप बता देंगे क्या? सीडब्ल्यूसी की वेबसाइट पे ही है क्या सर? नहीं नहीं, ये वेबसाइट पे नहीं है, ये तो हमारे लोकल कंप्यूटर्स में ही पड़ा है। वो तो स्क्रिप्ट है, वो तो वैसे भी उसको तो बस वैसे भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पाइथन का आइडिया है, मतलब कहाँ से कैसे रन करते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हो रन उसको, उसमें कोई वो नहीं है। बाकी पर मैंने अभी आपको वो बताया नहीं ना, प्रोसेस करते कैसे हैं। आप उसको वैसे भी यूज नहीं कर पाओगे जब तक मैं बताऊंगा नहीं कैसे यूज करना है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ डेटा बताया कि क्या क्या डेटा यूज होता है, कैसे यूज होता है। इंडिया वारिस है, आईएमडी है, यूएसजीएस का। हाँ, जैसे ये मैंने यूएसजीएस की साइट खोला, तो इसमें मंथली एक्चुअल ईटी है। अगर यहाँ पे हम मंथली का पीरियड डिफाइन करें, डेटा, फिर डेटा पे क्लिक करें तो वो डाउनलोड कर देता है इस फाइल को। टिफ फाइल जिप में है, मतलब टिफ फाइल होती है, पूरे वर्ल्ड का है, इसमें से इंडिया का क्लिक करना पड़ेगा। तो कुछ आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि कैसे असेसमेंट हुआ है, कैसे कैसे डेटा लिया गया है। पूरा तो नहीं समझ में आया होगा बहुत, वो तो जब करते हैं तभी समझ में आता है ज़्यादा तो, लेकिन थोड़ा आइडिया लग गया होगा। इससे पहले QGIS से यूज़ किया है आप लोगों ने किसी ने? सर वो क्या मतलब कैचमेंट निकाला था मैंने, मतलब कैचमेंट, QGIS बस में, उतना ही क्या। QGIS में या ArcGIS में? मतलब सर क्यों जीआईएस में निकाला था सर? अच्छा, ओपन सोर्स सर वही है शायद ना सर? हाँ, ओपन सोर्स QGIS ओपन सोर्स है, और ArcGIS जो है वो लाइसेंस्ड वाला वर्जन है। बाकी ये साइट में आप लोग मैप वगैरह बनाते हैं, उसके लिए भी QGIS का इस्तेमाल किया जा सकता है। साइट पे तो मुझे यही ज़्यादातर इसका इस्तेमाल समझ में आता है। तो सौरभ सर, आप हैं क्या? हाँ यस तरुण, अच्छा कंप्लीट हो गया क्या? हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो और कोई क्वेरीज डाउट किसी का, पार्टिसिपेंट का? किसी का है तो हो गए डाउट्स वगैरह तो नहीं है भाई, किसी का पूछ लीजिए। ठीक है, seems there are no more doubt or query from any of the participant. So thank you so much, Shri Tarun Singh ji, for taking these two sessions in continuation.
on the topic of basin-wise assessment of water resources in the country. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी पार्टिसिपेंट्स को एटलीस्ट आइडिया लगा होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जो CWC करता है, and based on which we assess the volumetric availability of water basin-wise. So thank you so much, Tarun, for taking the sessions, and I extend gratitude on behalf of National Water Academy for delivering these two very insightful sessions. Thank you so much. Thank you all. ठीक है, so that brings us to the close of the morning session of today, and we will be meeting again for the post lunch session scheduled to start at 3 o'clock. So please join on time, and also a quick reminder to all those who have not submitted the quiz so far. I'm just calling out the names. Kindly go and submit it quickly. Chaitanya Pankar, Anand Rao Vanjarappu, सुमंत रेड्डी, मोहम्मद आशिक, कौशल पाटले, रवि कुमार, विकास कुमार सिंह एंड मंजुल तिवारी। आप 8 लोग हैं जिन्होंने अभी तक कोई सबमिट नहीं किया, तो प्लीज डू इट बिफोर टाइम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर सर ज्वाइनिंग। हाँ बताइए कौन है। सर मतलब जैसे कुछ हम्म फैकल्टीज है सर, वो तो बोल देते हैं कि आप कभी भी कांटेक्ट कर लेना। हम्म। सर जो नहीं बोलते हैं सर, तो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं करें? अरे कर लीजिए, CWC में ही है सब लोग, कौन मना कर रहा है आपको। जी सर। अ, नहीं तो व्हाट्सएप पे एटलीस्ट मैसेज छोड़ दीजिए डायरेक्ट कॉल करने से पहले, जी है ना। आपके जो भी पूछना चाहते हैं आप जरूर रिप्लाई करेंगे यार वो लोग। ठीक है, सो थैंक यू।